Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. This channel provides all educational content to students of biology and makes study learning oriented with romantic poetry. तो अर्ज किया है उनसे कहो न देखे मदहोश निगाहों से, उनसे कहो न देखे मदहोश निगाहों से, हम तो पहले ही बदनाम हैं और जमाना बड़ा खराब है। उनसे कहो न देखे मदहोश निगाहों से, हम तो पहले ही बदनाम हैं। चंद लम्हों में इस इश्क के चर्चे सरेआम हो जाएंगे। यूं तो हम पीते नहीं, या खुदा कोई माने ना माने, यूं तो हम पीते नहीं। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि उनकी आंखों में इतना नशा है। यूं तो हम पीते नहीं क्योंकि उनकी आंखों में इतना नशा है। पर जब कभी तलब लगेगी पीने की, वो पूरी बोतल होंगे। वो कौन? जो हमारे ख्यालों में है, वो पूरी बोतल होंगे। ना, वो पूरा मैखाना होंगे और हम डूबी हुई शाम हो जाएंगे। तो कैसा लगा? मजाक खत्म, टॉपिक शुरू। So today we are going to discuss about chapter first of class 12 CBSE, that is reproduction in organisms. तो अगर आप हमारे प्रीवियस पार्ट सीन करेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो आपको नजर आएगा कि हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन की क्या एसेंशियलिटीज थी, हमने उनको देखा। उसके अलावा सीबीएसई में एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है, वो है लाइफ स्पैन। हम लाइफ स्पैन की चर्चा कर चुके हैं। वहां हमने वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन देखी। हाँ, कितनी एज है उनकी, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है और मैक्सिमम किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है, उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ जी, जैसे अगर हम प्लांट्स के अंदर चर्चा करें, बैक्टीरिया को प्लांट्स की कैटेगरी में मानकर अगर हम चर्चा करें, तो इस्चरिचिया कोलाई है, जिसकी 20 मिनट्स में आपको बता चुका था। इसके अलावा अगर प्लांट्स में देखें हम, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, तो एनागैलिस एर्वेंसिस मैंने आपको बताया, जिसकी केवल 1 वीक है। हाँ जी, वही इस जो है स्कारलेट पिंपरनेल नाम है, तो स्कारलेट पिंपरनेल की जगह हम बोले ज्यादा सही रहेगा एनागैलिस एर्वेंसिस। इसके अलावा हमने हाईएस्ट जो लाइफ स्पैन थी, मैं कहूँ कुछ मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन थी, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं प्लांट्स की, जिसमें लेरिया ट्राइडेंट टाटा, हाँ जी, 11,700 ईयर्स। इसके अलावा एनिमल में अगर हम चर्चा करें तो मे फ्लाई, जिसे एफिमेरा डेनिका कहा जाता है, तो एफिमेरा डेनिका की हमने लाइफ स्पैन स्टडी की और वो है ओनली 1 डे। अगर मैक्सिमम किसी एनिमल की हम चर्चा करें लाइफ स्पैन कितनी है, तो वो है टेस्टुडो एबिंगडोनाई, हाँ जी, टॉर्टोइस कहा जाता है। और वो अगर गूगल सर्च करेंगे तो आप मोर देन 250 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके अलावा हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम जो कंटिन्यू कर रहे थे, वो था टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं परिभाषा से या डेफिनेशन से अवगत करवा चुका हूं आपको। मैं स्पेशलिटीज बता चुका था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उन्हीं को मैं हिंट बनाकर या एक जरिया बनाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको वहां बता चुका था। साथ साथ अच्छे से मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जुदा है, इसका हम वहां जिक्र कर चुके थे। तो अब जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, उनमें हम स्टडी कर रहे थे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो क्या है, जिनमें 5 मैंने आपको टाइप्स बताए, और मैं एक बार फिर से वो पॉइंट्स दोहरा देता हूं।
हाँ जी, रिपीट कर देता हूं। तो फीजन है फर्स्ट, सेकंड है बडिंग, थर्ड है स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरल रिप्रोडक्शन कहते हैं हम, और फ्रेगमेंटेशन, और लास्ट था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ जी, जिसमें से हम अपना फीजन जो पॉइंट फर्स्ट था वो कंप्लीट कर चुके थे। हाँ जी, फीजन के अंदर 2 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया फीजन को, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। जितने भी डायग्राम्स आए तो मैंने उन्हें अच्छे से क्लियर कर दिया। इसके अलावा जितने एग्जांपल्स थे उनसे मैं आप सभी को परिचित करवा चुका हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बडिंग। तो कोई पूछे व्हाट इज बडिंग, तो सीधा सा सिंपल सा जवाब है, वर्ड में ही वर्ड मीन छुपा हुआ है, और द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ बर्ड। हाँ जी, डेफिनेशन की अगर हम चर्चा करें तो a kind of asexual reproduction in which protoplasmic protuberance, that mean extra growth, और यही है वर्ड, हाँ जी यही है वर्ड, protoplasmic protuberance emerges either on the surface of parent body or inside the parent body that gives rise new offspring or progeny after separation from parent body under favorable or suitable conditions। तो एक बार आप सीन कर लें, बहुत इजी सी डेफिनेशन थी। वर्ड मीन जैसे मैंने बताया आपको, प्रोसेस मुझे लगता है दिखाई दे रहा है, चैप्टर आपको मालूम ही है। जो चैप्टर चल रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है बडिंग। तो जैसे ये इजीली आपको सीन हो रहा है, अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस और एक्स्ट्रा ग्रोथ, हाँ जी इसी को ही बर्ड कह रहे हैं हम, arises or emerges either on the surface of parent body, अगर on the surface body है तो exogenous body, और inside the parent body, अगर inside the parent body है तो endogenous budding, इसे जिम्युलेशन भी कहा जाता है। अब जिम्युलेशन क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा भी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बर्डिंग भी आपको इसी डेफिनेशन से शायद समझ आ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस और एक्स्ट्रा ग्रोथ इमर्जेस और अराइजेस ईदर ऑन द सरफेस और इनसाइड द पेरेंट बॉडी that gives rise new offspring or progeny after separation from parent body under favorable conditions। तो बहुत इजी सी ऐसे डेफिनेशन थी और मुझे लगता है आपको समझ में आ गई, और दोनों टाइप्स आपको अच्छे से समझ आ गए और इजीली आप बना सकते हैं। वहां बैठ के कह रहे होंगे सर हम ही बना लेंगे डेफिनेशन, तो एक्सोजेनस बर्डिंग की जैसे डेफिनेशन इसी से बनाना सीख लें आप। दोनों एक बार आपको सी हो जाए, ये एक्सोजेनस बर्डिंग की डेफिनेशन है, इसी से बनाना सीख लें। अ काइंड ऑफ बर्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हटा के आप लिख देंगे अ काइंड ऑफ बर्डिंग इन विच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस और एक्स्ट्रा ग्रोथ इमर्जेस आउटसाइड द पेरेंट बॉडी। हाँ जी, अब आउटसाइड बोलेंगे ना, ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट बॉडी that gives rise new offspring after separation from parent body under favorable condition। तो जैसे दिखाई दे रहा है a kind of budding in which bud, हाँ जी बर्ड मैंने कहा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस या एक्स्ट्रा ग्रोथ को ही हम बर्ड कह रहे हैं। जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस है या जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसी को हम बर्ड कह रहे हैं। arises on the surface of parent body, हम कह सकते हैं outside the parent body that gives rise ऑफस्प्रिंग, हाँ जी बच्चे को कहेंगे इसके, तो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी को कहेंगे आफ्टर सेपरेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब ये फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, इनसे आप पहले से परिचित हैं। सफिशिएंट O2 अमाउंट, एक सूटेबल टेम्परेचर, एक हाँ जी ऑप्टिमम टेम्परेचर कहूं, और मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में, ये सभी हैं सूटेबल कंडीशंस। तो जब ये होंगी तो वातावरणीय परिस्थितियां जब होंगी अनुकूल, तब जाके बर्ड जो है वो ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगी। तो अब एक्सोजेनस बर्डिंग के भी हैं एग्जाम्पल, हाँ जी, और एंडोजेनस बर्डिंग के भी हैं। तो पहले हम दोनों की डेफिनेशन बनाना सीख लें। अब एंडोजेनस बर्डिंग की कोई हमसे डेफिनेशन निकलवाए तो मुझे लगता है आपको बखूबी समझ आ गई है। अ काइंड ऑफ बर्डिंग, हाँ जी, अब एंडोजेनस बर्डिंग की इसी से बनाना सीख लें। एंडोजेनस बर्डिंग क्या है कोई पूछे तो डेफिनेशन में डिफाइन कर रहा हूं, अ काइंड ऑफ बर्डिंग इन विच बर्ड अराइजेस
इनसाइड द पेरेंट बॉडी। अब बस इतना सा चेंज है, ऑन द सरफेस की जगह आ जाएगा इनसाइड द पेरेंट बॉडी दैट गिव्स राइज, हाँ जी, न्यू ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनिंग आफ्टर सेपरेशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो अब जिम्यूलेशन क्यों कहते हैं, अब इसकी चर्चा करेंगे। तो अब दोनों के थोड़े थोड़े एग्जांपल आप अच्छे से लर्न कर लें। ईस्ट के अंदर चलता है बडिंग। तो यहां हम अब तक मैंने जितने भी पार्ट्स अपने डाले हैं वीडियोस में, तो आप सभी को मालूम है मैं मोस्टली साइंटिफिक टर्म्स का यूज करता हूं। तो अब ईस्ट, बहुत सारी ईस्ट हैं, हम एक बीवर्स ईस्ट लेके चल रहे हैं और वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। हाँ जी, बीवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट क्यों कहते हैं, जो अल्कोहलिक बेवरेज हैं उनके प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जिसे मैं ब्रीवर्स ईस्ट कह रहा हूं, तो इसी की वजह से ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। जो अल्कोहलिक, हाँ जी, जो बेवरेज हैं, वाइन है, हाँ जी, जो बनाई जाती है शराब, वो इसी से बनाई जाती है। हम इसे बेकर्स ईस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बेकरी जो प्रोडक्ट बनते हैं, केक है, इडली है, डोसा है, तो केक बनता है जी, ब्रेड है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट, बेकरी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो सभी सैक्रोमाइसिस सर्वेसी उनमें काफी यूजफुल है। इसी की वजह से इसे बेकर ईस्ट कहा जाता है। अब बहुत सारे सैक्रोमाइसिस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, वो आप यहाँ सारी लिख सकते हैं, बडिंग में सभी आ जाएंगी। जैसे मैंने अभी एक बोला सैक्रोमाइसिस सर्विसी, इसके अलावा आप सैक्रोमाइसिस पोम्ब है, सैक्रोमाइसिस लुडविगी है, सैक्रोमाइसिस कालवर्जेंसिस है, सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडियस है, बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनमें से मैंने यहाँ चुनिंदा आपके सामने बोली हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सैक्रोमाइसिस पोम्ब, सैक्रोमाइसिस लुडविगी, सैक्रोमाइसिस कालवर्जेंसिस, सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडियस। तो इनमें से आप कुछ याद कर लें, एक ही बहुत है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी याद कर लें, जिसे ब्रीवर्स ईस्ट कहा जाता है। एक और ईस्ट है रेड राइस ईस्ट, हाँ जी, जिसकी वजह से हाँ जी, जो राइस है उसका जो कलर है वो रेड दिखाई देता है इस ईस्ट की वजह से, जिसका नाम है मोनास्कस पर्प्यूरियस। मोनास्कस पर्प्यूरियस। अगर इन रेड राइस को खाया जाए तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो आपको मैं परिचित करा देता हूं। कोलेस्ट्रॉल का जो हमें अमाउंट है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, वो जनरली अडल्ट में जो देखने को मिलता है वो 125 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाँ जी, तो 125 टू 200 मिलीग्राम माना जाता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब अलग अलग तरह का कोलेस्ट्रॉल है, जैसे एलडीएल है, लो डेंसिटी, हम लाइपोप्रोटीन कह दें, हम एचडीएल कह दें, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कह दें, नॉन एचडीएल है। तो अलग अलग तरह के प्रोटीन है जिनका टोटल, अगर हम अलग अलग तरह के लाइपोप्रोटीन है या अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, जिनका अगर हम हेल्दी पर्सन में अगर टोटल, मैं तो यहाँ टोटल कोलेस्ट्रॉल का जिक्र कर रहा हूं, और वो है 125 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाँ, डीएल लिखा रहता है, तो डीएल डेसीलीटर ही है वो। तो हाँ, पर 1000 जो है उसमें मान सकते हैं हम एमएल में। तो मुझे लगता है आपको भली भांति इसका वो हो चुका है। अब मोनास्कस पर्प्यूरियस में ऐसा क्या है जो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा अच्छा रखता है? तो उससे एक एंटीबायोटिक मिलता है जिसका नाम है स्टैटिन। हाँ जी, जिन ईस्ट की चर्चा यहाँ की, चाहे वो सैक्रोमाइसिस सर्विसी हो, चाहे वो मोनास्कस पर्प्यूरियस, इन दोनों का ही जिक्र हम करेंगे। सीबीएसई में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर 10th, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हाँ जी, सीबीएसई में एक चैप्टर है, चैप्टर 10th है, और यूनिट आपकी 3rd, और नाम मैं बता ही चुका हूं चैप्टर का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो वहां इन सभी का हम जिक्र करेंगे फिर से। तो स्टैटिन का क्या यूटिलाइज होगा या क्या एप्लीकेशंस हैं, मुझे लगता है क्यों यूजफुल है,
तो क्या एंटीबायोटिक उससे मिलेगा, कौन सा एंटीबायोटिक मिलेगा? तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। स्टैटिन है एंटीबायोटिक और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काम करेगा। हाँ जी, उसमें यूज आएगा स्टैटिन। कोई पूछे सोर्स ऑफ स्टैटिन तो उसका जवाब बखूबी आपको समझ आ गया है, और वो है मोनास्कस परप्यूरियस। इसके अलावा भी एक्सोजिनस वर्डिंग जैसे आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है। हाइड्रा, हाँ जी, वही सीलेंट्रेटा का मेंबर है। सीलेंट्रेटा इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स को इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, उनसे आप सभी परिचित हैं, जिनमें पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है, चिनोफोरा, हेलमंथीज हैं दो, जिसमें प्लेटी हेलमंथीज, एसके हेलमंथीज, इसके अलावा एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांडरमेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो मुझे लगता है आपको ये सभी समझ आ गए हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, हाइड्रा वल्गैरिस का नाम, और सीलेंट्रेट्स है, सीलेंट्रेटा का मेंबर है। सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है क्योंकि उनमें नीडोब्लास्ट देखने को मिलती है। तो आप एक बार सीन कर लें सारे एग्जांपल्स जितने भी थे, मैंने जितनी भी फंजाई बोली, हाँ जी, जितनी भी ईस्ट बोली, आप सभी को पता है ये सेक फंजाई के एग्जांपल से सभी सेक फंजाई जिन्हें, हाँ जी, सेक मिलता है उनमें, जैसे एस्कस या एस्काय कहा जाता है। एस्कस सिंगुलर है और जो प्लूरल वर्ड है वो है एस्काय, और वही सेक थैला जिसको बैग कहते हैं। तो एक एस्कस के अंदर बहुत सारे एस्को स्पोर्स मिलते हैं, और मुझे लगता है आपको फंजाई की क्लास याद आ गई है, एस्कोमाइसिटीज। तो मैंने जितने ही मेंबर बोले वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर थे, आप अच्छे से एक बार सीन कर लें। सेक्रोमाइसिस सर्विसी, ब्रीवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, और मैंने इसके अलावा बहुत सारी अदर स्पीसीज सेक्रोमाइसिस की आपको उन सभी से परिचित करवा दिया, उन सभी का मैंने यहाँ जिक्र कर दिया। मोनास्कस परप्यूरियस बहुत ही एंटीक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। रेड राइस ईस्ट मैंने कहा, इससे प्रोडक्शन होगा एंटीबायोटिक का जिसका नाम है स्टैटिन, और लो करेगा अपना जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको एक एग्जैक्ट लेवल पे बना के रखेगा। कितना था वो लेवल हेल्दी पर्सन में, मुझे लगता है आपको समझ आ गया है, 125 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाइड्रा वल्गैरिस है, हाइड्रा जैसे लिखा हुआ है हाइड्रा वल्गैरिस, दिस इज अ मेंबर ऑफ सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा मैंने जैसे कहा, सीलेंट्रेटा को, हाँ जी, इनमें सीलेंट्रॉन मिलती है, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है काफी बड़ी, उस सीलेंट्रॉन की वजह से इन्हें सीलेंट्रेटा कहा जाता है। इनमें नीडोब्लास्ट है या निमेटोब्लास्ट है, उसकी वजह से निडेरिया कहा गया है। तो बहुत अच्छा सा एक डायग्राम आ रहा है आपके सामने निकल के, जैसे मुझे लगता है आपको अच्छे से सीन हो रहा है। अब तक हमने बहुत सारे डायग्राम देखे, अमोइबा, युगलिना, पैरामीशियम, तो उनमें ये 3 लेबलिंग उन सभी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ लगभग एक ओवल शेप हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ गूगल से निकाला हुआ है ये मैंने। तो उसमें फर्स्ट लेबलिंग जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा लेमा है उसको यहाँ दिखाया हुआ है। इस प्लाज्मा लेमा के जस्ट बाहर, क्योंकि फंजाई है तो फंजाई में सेल वॉल मिलेगी, बट साइटो जो है यहाँ जो प्लाज्मा लेमा को कवर करने वाली जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती। हाँ जी, तो इतना आप सभी जानते हैं। काइटिन है, हाँ जी, जिसकी जो यूनिट है या मोनोमर मैं कहूं तो वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। काइटिन की जो यूनिट है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और हाँ जी वही जो एक्सोस्केलेटन में भी देखने को मिलती है हमें इंसेक्ट्स के, तो वही काइटिन उसी की सेल वॉल इसके चारों तरफ देखने को मिलती है। जो ये लगभग ऑरेंज या ब्राउन कलर से दिखाई दे रही है बनी हुई, ये है काइटिनस सेल वॉल। अब जो प्लाज्मा लेमा है या सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इस सेल में जितना भी भरा हुआ है आप सभी जानते हैं, उसे हम पूरे को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं आप, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, जैसे यहाँ सीधे अब लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। मुझे पता है, अब आपको समझ आ गया है। एंडोप्लाज्म को फिर से हमने जैसे पहले भी बांटा, प्लाज्मा जेल आउटर वाला एंड प्लाज्मा सोल अंदर वाला। तो
न्यूक्लियस जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ काफी अच्छा सा। न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो नेट की फॉर्म में है, वेब की फॉर्म में, न्यूक्लियो प्रोटीन कह सकते हैं हम, हाँ जी, जिसमें डीएनए है, डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन है, तो हम यहाँ इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कह दें। इसके पास ही आपको लगभग स्टार शेप जैसा दिखाई दे रहा है एक स्ट्रक्चर, इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। अदर सेल ऑर्गेनल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं जिनमें गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीएस, राइबोसोम देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को शायद अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीएस, राइबोसोम। अगर हम और चर्चा करें तो स्टोरेज फूड मटेरियल यहाँ जो मिलता है वो है ग्लाइकोजन। तो स्टोरेज जो वैक्यूल हैं इनके अंदर ग्लाइकोजन भी मिलता है, जैसे लिखा हुआ है नीचे, स्टोरेज वैक्यूल्स कंटेन ग्लाइकोजन पार्टिकल्स। इनके अलावा इसमें काफी सारे जो ड्रॉपलेट्स दिखाए रखे हैं येलो कलर वाले, वो मुझे पता है अच्छे से हो रहे हैं, ये फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स हैं। जो फॉस्फेट के जो कंपाउंड हैं उनका असेंबल कहलाता है वॉल्यूटिन, हाँ जी, वॉल्यूटिन जो ग्रैन्यूल्स हैं, जैसे लगाया हुआ है, मार्क किया हुआ है वॉल्यूटिन को, ये फॉस्फेट के जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उनके कॉम्प्लेक्स हैं जिन्हें वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल कहा जाता है। ये काम आ सकते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाने में, फॉस्फोरिक एसिड क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद है, तो वॉल्यूटिन में फॉस्फेट है और वो फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड जिसको मैं कहूँ डीएनए या आरएनए बनाने में काम आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ग्लाइकोजन के अलावा यहाँ ये कुछ लिपिड के ड्रॉपलेट्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स, तो ये फूड कंटेंट है इसके अंदर। मेन चीज हमारे लिए जिस हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो है बडिंग, और बडिंग में भी एक्सोजीनस बडिंग। तो आपको दिखाई दे रही है कि इसके एक सरफेस पे ये बड बना हुआ है, इसका जो साइटोप्लाज्म तो इसके अंदर मौजूद है ही है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी उनके जो अंश हैं या मैं कुछ कहूं उनके जो पार्ट्स हैं वो भी डॉटर सेल ऑर्गेनल्स के रूप में इधर मौजूद हैं। और सबसे मेन चीज है ये हमारा कंट्रोल सेंटर, हाँ जी, अब ईस्ट का भी कंट्रोल सेंटर वो भी डिवाइड होता है, एक बर्ड में आ जाता है और एक यहाँ पहले से मौजूद है। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाते हैं और ये इसकी सरफेस के ऊपर, हाँ जी, ऑन दी सरफेस ऑफ पेरेंट बॉडी, तो ये पेरेंट बॉडी हो गई, इसकी सरफेस पे आपको ये बर्ड दिखाई दे रही है। तो हम ज्यादा उचित रहेगा हम कहें इसे एक्सोजीनस बर्ड, हाँ जी, बर्ड कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा हम कहें एक्सोजीनस बर्ड। अब ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये इस पेरेंट बॉडी से सेपरेट होगा और न्यू ऑफस्प्रिंग बना लेगा, हाँ जी, इसी के जैसा एक फिर से एक नया ईस्ट हमको देखने को मिलेगा। ब्रीवर्थ ईस्ट की हम चर्चा कर रहे थे या सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का हम जिक्र कर रहे थे। जैसे ही यहां से ये एक्सोजीनस बर्ड हटेगी यहाँ भी एक मार्क बन जाएगा, एक शत चिन्ह कहें जिसे, हाँ जी, बर्ड का स्कार बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पहले कभी बर्ड बनी होगी वो जैसे ही यहाँ से डिटैच हुई, सेपरेट हुई, यहाँ एक मार्क बन गया जिसे बर्ड स्कार कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया है और प्रोसीजर आप एक बार सीन कर लें। जैसे बर्ड आपको ये पेरेंट ईस्ट दिखाई दे रही है, पेरेंट ईस्ट का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, पेरेंट ईस्ट में बर्ड बनती हुई दिखाई दे रही है और बर्ड में जेनेटिक मैटर भी जो है वो आ चुका है इस समय, इस न्यूक्लियस से डिवाइड होके कुछ जो पोर्शन था, कुछ पार्ट था वो बर्ड के अंदर आ चुका है। लिखा हुआ है बर्ड विद न्यूक्लियस एंड यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर लिखा हुआ है, शायद सीन हो रहा है मुझे लगता है, अच्छे से देख लें आप, डिटैच्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही ये बर्ड बनेगी और बर्ड एक दूसरे से कई बार जुदा नहीं होती, हाँ जी, कई बार ये सेपरेट नहीं होती जब तक परिस्थितियां अनुकूल ना आए, हाँ जी, मैं कुछ इस तरह से कहूं, जब तक एडवर्स कंडीशन बनी रहेगी ये एक दूसरे से जुड़ती रहेंगी और बर्ड की एक चैन बनेगी जिसे हम टोरुला कहते हैं, टोरुला स्टेज। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये डिटैच नहीं हो रही है यहाँ, तो मुझे लगता है सीन हो रहा है आपको अच्छे से
ये देख लें आप सभी, लिखा हुआ है चेन ऑफ बर्ड्स और टोरुला स्टेट पेरेंट ईस्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, और लिखा हुआ है फॉर्म अंडर एडवर्स कंडीशन। हाँ जी, जब परिस्थितियां हैं एडवर्स या प्रतिकूल हैं, अनफेवरेबल हैं, तब तक ये बर्ड एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। जैसे ही वापस परिस्थितियां अनुकूल होंगी, मौसम जो अच्छा होगा, जो एटमॉस्फेयर है एक सूटेबल एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही ये फिर से इससे डिटैच होंगी या फेवरेबल कंडीशन आते ही सेपरेट होंगी और न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू प्रोजेनी बना लेंगी। तो बहुत इजी सा प्रोसेस था, जैसे लिखा हुआ है अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सैक्रोमाइसीज सर्विसी थ्रू एक्सोजीनस बडिंग। तो मुझे लगता है बखूबी आपको इसका भी ज्ञान हो चुका है। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हाइड्रा में किस तरह से एक्सोजीनस बडिंग चलती है, वो आपको शायद दिखाई दे रहा है हाइड्रा का स्ट्रक्चर भी बखूबी। तो हाँ जी, ये पूरी बॉडी है, और टिश्यू लेवल पे अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो पूरी बॉडी में ओनली 2 लीनिंग मिलती हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। हाँ जी, यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता। जो हाइड्रा है वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है, और एक्टोडर्म से बनती है एपिडर्मिस, और जो एंडोडर्म है वो बनाती है गैस्ट्रोडर्मिस। दोनों के बीच जो मौजूद है जेली लाइक सब्सटेंस, उसे कहा जाता है मीजोग्लिया। तो बीच में जब काटा जाता है इस पूरी बॉडी को, जैसे मैं यहां से कहूं काटा जाएगा, तो इसके अंदर की साइड में कि एक कैविटी दिखाई देगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसे ही सीलेंट्रॉन कहा जाता है। इसी की वजह से इस ग्रुप को या इस फाइलम को नाम दिया गया है सीलेंट्रेटा। हाँ जी, जो मेंबर रखा गया हाइड्रा वो सीलेंट्रेटा में इसी वजह से रखा गया है क्योंकि इसमें सीलेंट्रॉन देखने को मिलेगी। तो कहाँ है सीलेंट्रॉन? अभी तो हम ओनली मॉर्फोलॉजी सीन कर रहे हैं इसकी, तो एनाटॉमी 11th के अंदर आप अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। ऊपर हाइपोस्टोम है। हाँ जी, हाइपोस्टोम वो एक ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों की तरह यहाँ काम करता है। हाँ जी, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो मैं सीधे सीधे कहूं इंजेक्शन ऑफ फूड भी यहीं से होता है और इजेशन ऑफ वेस्ट भी यहीं से देखने को मिलेगा हमको। जो हाइपोस्टोम है उसका जो ओपनिंग है उसी के आसपास बहुत सारे जो आप देखेंगे टेंटिकल्स हैं, और इनका नंबर जैसे लिखा हुआ है यहाँ 3 to 9, बहुत सारे वेब पेजेस पे और आप सीन करेंगे तो आपको 6 to 10 भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ हाइड्रा वल्गैरिस है तो मैंने 8 बनाए हुए हैं, तो आप 8 बना सकते हैं, 6 to 10 तक बना सकते हैं, और मोस्टली 3 to 9 देखने को मिलेंगे आपको, तो आप 3 to 9 बना सकते हैं। 8 बनाते हैं जैसे मैंने बनाए हुए हैं। हाँ जी, मैंने नहीं बनाया हुआ है, हम इसमें एडिटिंग कर दी है काफी सारी चीजें। साथ साथ इन टेंटिकल्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये मैंने ओ जो है यहाँ चिपका दिया है। ओ, ये ओ क्या है? ये नीडोब्लास्ट है। हाँ जी, ये नीडोब्लास्ट हैं या निमेटोब्लास्ट हैं। इन्हीं की वजह से सीलेंट्रेटा फाइलम को निडेरिया भी कहा जाता है क्योंकि इनमें निमेटोब्लास्ट मिलती हैं। हाँ जी, ये इनसे किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म से अपना ऑफेंस डिफेंस करता है। मैं कुछ इस तरह से कहूं, ये अपना प्रे भी इसी से करेगा, हाँ जी, अपना शिकार भी इसी से करेगा, और अगर बचना है, डिफेंस मैकेनिज्म अपनाना है, तो अपने हंटर या प्रेडेटर जो ऑर्गेनिज्म है उनसे इन्हीं की बदौलत ये बचता है क्योंकि इनमें न्यूरोटॉक्सिन भरा रहता है। इन जो निमेटोब्लास्ट हैं उनमें निमेटोसिस्ट है, और उस जो सिस्ट या पुट्टिका है, छोटा बैग है, उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स भरा रहता है। चाहे उसका अमाउंट बहुत कम हो, लेकिन जब इतने सारे निमेटोब्लास्ट एक साथ काम करते हैं तो न्यूरो जो टॉक्सिन है, हाँ जी, जो आपकी नर्व सेल्स जो है उनको डैमेज कर देता है और कुछ ही टाइम वाला पैरालाइज हो जाती है बॉडी। तो वो इन्हीं की बदौलत, तो थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो पूरी पेरेंट बॉडी थी, कहाँ हाइपोस्टोम है वो समझ आ गया है, टेंटिकल्स कहाँ है दिखाई दे रहे हैं, निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट आपको दिखाई दे रही है। नीडोब्लास्ट स्पेल सी साइलेंट है, हाँ जी, सी साइलेंट है,
निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट कह दें, निमेटोसाइट्स कहते हैं इनको। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिखाए हुए हैं, जैसे टेस्टिकल्स या टेस्टिस दिखाए हुए हैं। 1 to 8 जो है वो लोब या 1 to 8 नंबर टेस्टिकल्स के हो सकते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ओवेरीज का नंबर जो है यहाँ 1 से लेकर 2 हो सकता है, जो मैंने बनाया हुआ है। किसी भी सबस्ट्रेटम से या सबस्ट्रेट से इसको अगर अटैच होना है, हाँ जी, तो आप सभी इस चीज से अवगत हैं कि जो सीलेंट्रेटा के मेंबर्स हैं उनमें 2 जॉइंट्स फॉर्म आती हैं। हाँ जी, 2 जॉइंट्स में एक है मेडुला, हाँ जी ये मेडुला है, और एक है आपकी एक तो है पॉलिप, ये पॉलिप है, और एक है मेड्यूसा। तो पॉलिप स्टेट जो है वो फिक्स रहती है, ससाइल रहती है और सिलिंड्रिकल बॉडी है, जबकि दूसरी जो है वो मेड्यूसा अगर मैं कहूं तो हाँ जी, जिसमें जेलीफिश आती है ऑरेलिया, तो वो फ्लोटिंग है, हाँ जी वो स्विमर है, वो तैर सकती है, वो ससाइल नहीं है, वो फिक्स नहीं है, एक ही जगह पर चिपकी हुई नहीं रहती। ये मैंने कहा सिलिंड्रिकल बॉडी है, वो अम्ब्रेला शेप, जैसे जेलीफिश आपने देखा हुआ है मुझे पता है। और तो सिलिंड्रिकल जो बॉडी है उसमें नीचे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस है, जो बेसल प्लेट है या प्रोटोप्लाज्मिक प्लेट है उसके थ्रू किसी भी सबस्ट्रेट से चिपक जाता है, और ये होल्ड फास्ट की तरह काम करते हैं इनके लिए। हाँ जी, जो बेसल प्लेट है या बेसल प्रोट्यूबरेंस है ये किसी भी सबस्ट्रेट से चिपकने का काम करता है, और ये इनके थ्रू सबस्ट्रेट से फिक्स रहेगा। और ये आपको इसी के बेस से एक बड निकलती हुई नजर आ रही है, यही एक्सोजिनस बड है। हाँ जी, यही एक्सोजिनस बड है। तो पूरी बॉडी हमने इस हाइड्रा की अच्छे से रीड कर ली है, और मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ गई है। और अगर हम चर्चा करें तो आप देख लें एक बार प्रोसीजर किस तरह से चलता है। जैसे पेरेंट हाइड्रा नजर आ रहा है आपको, पेरेंट हाइड्रा में जो बेस है वहां से आपको बर्ड निकलते हुए नजर आ रही है, और बर्ड डेवलपिंग स्टेट में नजर आ रही है, डेवलपिंग बर्ड डेवलप हो जाती है। और आप सभी को पता है जैसे ही ये डेवलप हो जाएगी और फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये डिटैच होगी पेरेंट हाइड्रा से और ये ऑफस्प्रिंग हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिखा हुआ है पेरेंट हाइड्रा ये रहा, और हाइड्रा ऑफस्प्रिंग जैसे ये लिखा हुआ है। फिर से ये अपने जो नीचे जो मैंने कहा प्रोटोप्लाज्मिक जो प्रोट्यूबरेंस हैं या जो बेसल प्रोट्यूबरेंस हैं, हाँ जी बेसल प्लेट है, उसके थ्रू किसी भी सबस्ट्रेट से चिपक जाएगा और फिक्स रहेगा। तो जितना पॉसिबल हो सकता था हाइड्रा वल्गैरिस का मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे एक्सप्लेन कर दिया थ्रू एक्सोजिनस बडिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा निकल के आता है वो है एंडोजिनस बडिंग। तो डेफिनेशन शायद आपको भली भांति डेफिनेशन का बोध हो चुका था पहले ही, और बना सकते हैं आप इजीली उसी डेफिनेशन को। अगर आप सीन करेंगे एक्सोजिनस बडिंग की तो उसी से ही बहुत इजीली बना सकते हैं। अ काइंड ऑफ बडिंग इन विच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस और एक्स्ट्रा ग्रोथ दैट मीन बड राइजेस इनसाइड द पेरेंट बॉडी। अब की बात नॉट आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, इनसाइड द पेरेंट बॉडी that gives rise new offspring or progeny after separation under favorable conditions। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है प्रोसीजर कहलाएगा एंडोजिनस बडिंग, और जो बनने वाली है यहाँ उसे एंडोजिनस बड कहेंगे। उनको हम सेक्सुअल स्पोर्स कह सकते हैं, उनको हम आर्कियोसाइट्स कह सकते हैं। हाँ जी, आर्कियोसाइट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। जैसे मैं कुछ बॉल बहुत काम किए, ये आर्कियोसाइट्स मान लें आप, एक सिंगल आर्कियोसाइट है और जिसके ऊपर प्रोटीन की शीट रहती है, आउटर साइड में भी रहती है, इनर साइड में भी। अब उनके बीच में सिंगल एक्सोन वाले या मोनो एक्सोन वाले बहुत सारे स्पिक्यूल्स हैं, कांटे हैं, उनका एक शीथ या उनका एक आवरण देखने को मिलेगा। तो टू लीनिंग है, उनके बीच में है मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स, तो प्रोटीनस शीथ थी और इन मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स की, और ये है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा, जिसमें बार बार कह रहा हूं असेक्सुअल स्पोर्स या आर्कियोसाइट्स।
जब इसके चारों तरफ मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की प्रोटीनस शीथ आ जाएगी तो इसे कहा जाएगा जिम्यूल। जिम्यूल की खासियत है उसके अपर साइड में एक होलो ओपनिंग मिलती है, हाँ जी, उसी के अंदर से आपको वो जो ओपनिंग है उसी में से आपको वो दिखाई देगा निकलता हुआ। जो आर्कियोसाइट्स हैं बहुत सारी होती हैं, तो ये जिस तरह से आर्कियोसाइट्स आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर ये मौजूद है और ये इसके ऊपर ये प्रोटीनस शीट थी। तो मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया है। माइक्रोपाइल से अब ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई होता है, काफी सारी चीजें जो है इस माइक्रोपाइल से सप्लाई होगी और आपको अभी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंडोजिनस बर्ड्स, जिसे मैंने कहा आर्कियोसाइट्स ही कहते हैं। एंडोजिनस बर्ड्स आर कवर्ड विद प्रोटीनस शीथ ऑफ मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स। तो ये एंडोजिनस बर्ड या असेक्सुअल स्पोर आर्कियोसाइट्स हैं जो मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स की प्रोटीनस शीथ से कवर है। इसे कहा जा रहा है, सबको मिला के कहा जा रहा है जिम्यूल, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिम्यूल इज रेफर्ड एज जिम्यूलेशन। तो लिखा हुआ है thus endogenous budding also referred as जिम्यूलेशन। और जो प्रोसीजर चलता है एंडोजिनस बर्डिंग का वो अधिकतर जो देखने को मिलेगा आपको वो स्पॉन्ज में देखने को मिलेगा। हाँ जी, स्पॉन्ज पॉलीफर्स इनको कहें। स्पॉन्ज में एक्सोजिनस बर्डिंग भी देखने को मिलती है, हाँ जी, बट हम यहाँ अब एक्सोजिनस बर्डिंग का जिक्र कर चुके। आप ये 2 एग्जांपल्स वहां फिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एंडोजिनस बर्डिंग वाले 2 एग्जांपल जो मैंने यहाँ स्पॉन्ज के लिखे हुए हैं इनको आप एक्सोजिनस बर्डिंग में भी चिपका देंगे तो भी सही है। तो हाँ जी, इसके आउटर सरफेस से भी एक्सोजिनस बर्ड भी देखने को मिलती है। स्पॉन्ज मैंने जो 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इनमें एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला लिखा हुआ है। स्पॉन्जिला R0 स्पर्मा नाम है। फिर से रिपीट करता हूं, स्पॉन्जिला R0 स्पर्मा है एक, और एक है साइकोन क्वाड एंगुलेटम। क्वाड्रा मतलब 4 है, एंगल्स का मतलब वो आप जानते हैं कॉर्नर्स से मतलब है। तो फिर से मैं बोलता हूं, स्पॉन्जिला R0 स्पर्मा है, फ्रेश वाटर स्पंज है, और एक है साइकोन क्वाड एंगुलेटम जिसे साइफा कहा जाता था पहले। साइंटिफिक टर्म ही है साइफा भी, कोई अलग से कोई टर्म नहीं है। साइफा भी एक साइंटिफिक टर्म ही है। हाँ जी, साइकोन आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो साइकोन चल रहा है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से सीन हो रहे हैं। स्पॉन्जिला R0 स्पर्मा, फ्रेश वाटर स्पंज, एंड साइकोन क्वाड एंगुलेटम साइफा, ऑल ऑफ दीज आर पॉरीफर्स। पॉरीफर्स वही, हाँ जी, इनमें पूरी बॉडी पे पोर्स मिलते हैं, पोरस छेद है पूरी बॉडी पर, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। छोटे छोटे जो टाइनी पोर हैं उनको ऑस्टिया, सिंगल ऑस्टियम कहलाएगा। जैसे मेरी बॉडी मान लो, मुझे स्पंज मान लो, मेरे जो अपर वाला सरफेस है, सॉरी, मेरा जो ये अपर साइड है वहां एक बड़ा सा होल ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, उनके नंबर कम है, जिन्हें ऑस्कुलम कहा जाता है। अगर इससे ज्यादा है तो ऑस्कुला कहा जाएगा। पूरी बॉडी पे छोटे छोटे जो पोर हैं, जैसे स्वेट पोर मान लो, उन छोटे छोटे पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया, सिंगल ऑस्टियम है। तो इन्हीं ऑस्टिया की बदौलत नाम दिया गया पॉरीफर्स। हाँ जी, पोरस बॉडी होती है, इसी की वजह से पोरस छेद वाली, तो इसीलिए स्पॉन्ज कहा गया है। तो बहुत सारे बच्चे तो अभी ऐसे होंगे जिन्हें मालूम ही नहीं है कि स्पॉन्ज एक तरह का एनिमल है। तो जैसे हाँ जी, ये मैंने ही बनाया हुआ है, अब ये सब एडिट कर दिया इसमें, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से सीन हो रहा है। अभी हम स्पॉन्ज का जिक्र कर रहे हैं, अभी हम जिम्यूल का जिक्र नहीं कर रहे। जिम्यूल जैसे यहाँ बनाए हुए हैं बहुत सारे, अभी मैं इनकी चर्चा, अभी इसकी चर्चा करूंगा। बट पहले सबसे मेन चीज इसके अंदर जो होती है पूरे में पॉरीफर्स की जो खासियत है, स्पंज की खासियत है, स्पेशलिटी, वो है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो है उनमें तीनों चीजें काम आती हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे जो ओपनिंग मैंने बताए साइड बाय साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे काटा हुआ है। हाँ जी, इसे काटा हुआ है, जो है इंटरनल जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो पोर दिखाई दे रहे हैं उन्हें कहा जाता है ऑस्टियम, सिंगल ऑस्टियम, और जो प्लूरल है वो है ऑस्टिया। जो ऊपर एक ओपनिंग दिखाई दे रही है, एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, 2 हो सकती हैं। ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इसे ऑस्कुलम अगर प्लूरल है, अगर एक से ज्यादा है
तो ऑस्कुला कहा जाएगा। तो बीच में एक बड़ी कैविटी है जिसे स्पंज की सील या स्पॉन्जोसील कहा जाता है। तो क्या काम आता है ये सिस्टम, तो कैनाल सिस्टम कहते हैं इसे। जितना, हाँ जी, ये भी फिक्स होता है, ससाइल है, ये अपने प्लेस से, स्पॉन्ज अपने प्लेस को छोड़ते नहीं है। तो ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रेशन, अगर मैं कहूँ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सभी में ये कैनाल सिस्टम बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पहले पूरी बॉडी का हम स्टडी कर लें कि 2 आपको लीनिंग देखने को मिलेंगी। एक आउटर लीनिंग जिसे हम पिनेकोडर्म कहते हैं, बहुत सारी जो सेल्स हैं उन्हें पिनेकोसाइट्स कहा जाएगा, उनसे बनी हुई एक शीथ या कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर है। हाँ जी, पिनेकोडर्म प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर हम इनसाइड वाली लेयर की चर्चा करें तो आपको बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं जिनमें 2 आपको छोटे छोटे से फ्लैजिला भी देखने को मिलेंगे। ये मूव करते रहते हैं, इसी की वजह से जो, हाँ जी, ये वाटर के अंदर रहता है तो जो वाटर करंट है वो फ्लो करता है इन्हीं की वजह से। इन सेल्स को नाम दिया गया है कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। तो एक लीनिंग हो गई पिनेकोडर्म और एक लीनिंग हो गई कोएनोडर्म। कोएनोडर्म कोएनोसाइट्स की बनी हुई थी। इनके बीच में अब जो स्पेस है उसमें जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म कंटेन्स न्यूमरस आर्कियोसाइट्स। अब इन्हीं में काफी सारी जो है अमीबा की जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आर्कियोसाइट्स कह सकते हैं, जो रिप्रोडक्शन में रोल अदा करेंगी। और कुछ क्रोमेटोफोर्स हैं या क्रोमोसाइट्स हैं, ये लिखा हुआ है, जैसे अमाइबोसाइट्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और जो क्रोमोसाइट्स हैं वो बॉडी कलर के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल हैं। जो छोटे छोटे डॉट बनाए हुए हैं इसके अंदर, ये कुछ इस तरह के जो डॉट बनाए हुए हैं वो डॉट तो हैं क्रोमोसाइट्स, और जो ग्रीन कलर की बनाई हुई है वो है अमीबोसाइट्स। हाँ जी, एक तरह की आर्कियोसाइट्स हैं, ये रिप्रोडक्शन में काफी अहम रोल अदा करते हैं, जैसे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आपको इनसाइड, जैसे मैंने कहा कि कोई पूछे व्हाट इज एंडोजेनस बडिंग, तो जवाब दे चुका था, काइंड ऑफ बडिंग इन विच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस और बड इमर्जेस इनसाइड द पेरेंट बॉडी। तो आपको पूरी बॉडी के अंदर ये नजर आ रहे हैं। और अब ये सेपरेट होंगे इस पेरेंट बॉडी से, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, और सेपरेट होने के बाद फिर से ऐसा एक नया स्पॉन्ज बना लेंगे। तो ये आर्कियोसाइट्स। अब जिम्यूलेशन क्यों कहते हैं, तो अंदर की जितनी भी सेल्स हैं, जो येलो कलर का है वो प्रोटीनस शीथ है मोनोएक्सोन स्पीक्यूल्स की, उसके अंदर जो लगभग लाइट पिंक कलर का बनाया हुआ है मैटर, वो आर्कियोसाइट्स हैं या असेक्सुअल स्पोर्स हैं। इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है जिम्यूल, और हम कह सकते हैं इसे ही एंडोजीनस बड। तो अब आप जिम्यूल अच्छे से सीन कर लें। ये जैसे मैंने कहा अभी, ये आपका जिम्यूल, जैसे मैंने कहा माइक्रोपाइल है, ऊपर एक छेद है, ये दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोपाइल। मैंने कहा इस पे 2 लीनिंग से ये कवर है, जिसमें से आउटर लेयर या आउटर लीनिंग ये रही, आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन ये रही, और इनके बीच में जो काफी सारे जो हैं मोनोएक्सोन स्पीक्यूल्स हैं। तो प्रोटीन से बनी हुई थी, इसलिए हम पूरा एक साथ मिला के मैं इन तीनों को कुछ इस तरह से कहूं, प्रोटीनस शीथ ऑफ मोनोएक्सोन स्पीक्यूल्स। तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। और ये इसके अंदर जितनी भी थी ये सभी आर्कियोसाइट्स हैं। हाँ जी, यही अब, हाँ जी, ये इनको कवर करके रखती है। और माइक्रोपाइल से जैसे ही जो ऑक्सीजन है वो और जो वाटर है वो इसके अंदर जाएगा, ये जर्मिनेट होंगे और ये न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाने में हेल्प करेंगे। तो मुझे लगता है समझ आ गया आपको। इस बॉल को रख देता हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ जिम्यूल, मुझे लगता है आपको जिम्यूल अच्छे से समझ आ गया है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज, मैंने कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज का बताया, स्पॉन्जिला ही हम इसको माने, साइकोन का ही इस तरह का देखने को मिलेगा। जब इतना मैंने बता दिया है तो कैनाल सिस्टम का थोड़ा जिक्र कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है।
हाँ जी, यहाँ से वाटर अंदर आएगा, एंडोस्मोसिस होगा और यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऑस्टिया से जो है वो अंदर आता है वाटर, उसके साथ फूड कंटेंट भी अंदर आएंगे। प्रोसेस कहलाएगा इंजेशन, और जो वेस्ट है, हाँ जी, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो इजेशन प्रोसेस के थ्रू ऑस्कुलम से निकल जाएंगे। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो उसमें इनहेलेशन जो O2 है वो भी अंदर जाएगा यहाँ से ऑस्टिया से, और ऑस्कुलम से एक्सहेलेशन होगा। इसका मतलब कहूँ रिलीज हो जाएगी CO2 एटमॉस्फेयर में। हाँ जी, जिस तरह का जो वातावरण है, एक्वेटिक है एटमॉस्फेयर, तो वहां रिलीज हो जाएगी। अगर फूड प्रोटीन कंटेंट भी ये यूज में ले रहा है तो वाटर के अंदर रह रहा है। हाँ जी, तो मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो एक्सक्रीटा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो अमोनिया ही देखने को मिलता है। तो ये अमोनिया रिलीज करता है, एक्सक्रेशन अमोनिया का करेगा। इसलिए हम इसे जिस कैटेगरी में रखेंगे नाइट्रोजनस बेस जो वेस्ट है उसके बेस पर, और वो है इस आपका अमोनोचैलिक कैटेगरी। हाँ जी, अमोनिया रिलीज करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को अमोनोचैलिक कहा जाता है। तो 4 टर्म से आप परिचित हैं शायद। अमाइनोचैलिक, अमोन जो है अमाइनोचैलिक, अमाइनो एसिड रिलीज करने वाले, अमोनोचैलिक अमोनिया रिलीज करने वाले, यूरियोटैलिक यूरियोटैलिक यूरिया रिलीज करने वाले, और यूरिकोटैलिक यूरिक एसिड रिलीज करने वाले। अमाइनोचैलिक, अमोनोचैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अमाइनो एसिड्स, हाँ जी, कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उनको भी कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। अमोनोचैलिक अमोनिया रिलीज करने वाले, यूरियोटैलिक यूरिया रिलीज करने वाले, और यूरिकोटैलिक यूरिक एसिड रिलीज करने वाले। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से जो टॉपिक था बर्डिंग वो समझ आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पोरुलेशन। तो कोई पूछे क्या है स्पोरुलेशन, तो सीधा सा इसका जवाब है वर्ड में ही वर्ड मीनिंग छुपा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। हाँ जी, इसी वजह से स्पोरुलेशन को स्पोरल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू असेक्सुअल स्पोर्स। बट फिर से जहन में सवाल उठता है व्हाट इज स्पोर्स, ये स्पोर क्या वाला है। तो सीधा सा इसका एक जवाब है, मैं पहले डेफिनेशन से आपको परिचित करा देता हूं स्पोरुलेशन की, उसी से स्पोर्स निकल के आ जाएगा। तो अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, हाँ जी, एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच थिन सेल वॉल्ड स्पिरिकल ओवेट और रेनिफॉर्म यूनिट्स अराइज फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ये जितने भी मैंने यूनिट्स बोली अलग अलग शेप में हो सकती हैं, इन्हें स्पोर कहा जाता है। हाँ जी, these are referred as spores and these germinate under favorable condition after separation from parent body. This entire procedure is referred as or termed as sporulation और sporal reproduction. तो अब स्पोरुलेशन या स्पोरल रिप्रोडक्शन के भी हैं टाइप 2। तो कोई पूछे कौन से हैं, तो दिखाई दे ही रहा है आपको। यूस्पोरल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं हम, इसे ही हम प्लानोस्पोरल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, और अदर जो है वो है अप्लानोस्पोरल रिप्रोडक्शन। तो दोनों में क्या है विभेदन, क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बहुत इजी सा डिफरेंस है। जूस्पोरल जो रिप्रोडक्शन है उसमें जूस्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जिनको हम फ्लैजिला कहें वो देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो जूस्पोर्स हैं वो मोबिल यूनिट है, मोटाइल यूनिट है, बट प्लानोस्पोर्स में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया फ्लैजिला वो नहीं मिलता। इसका मतलब वो मोबिल नहीं है, नॉन मोटाइल यूनिट्स हैं। तो मुझे लगता है दोनों का आपको समझ आ चुका है। फिर भी इनमें एग्जांपल्स हैं, तो मैं पहले देख लें आप प्लानोस्पोर्स का जो पोर्शन है। तो मुझे लगता है दिखाई दे रहा है अच्छे से। प्लानोस्पोरल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं हम
जूस्पोरल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया, लोकोमोटरी ऑर्गन्स दैट मीन फ्लैजिला आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ asexual spores, that mean these are mobile units। हाँ जी, फ्लैजिलेटेड हैं और मोबिल हैं या मोटाइल हैं। मोटाइल का मतलब मूवमेंट करती है। तो वाटर या एक्वेटिक मीडियम के अंदर जूस्पोर्स देखने को मिलेंगे हमको, और फ्लैजिला के थ्रू ये वाटर में मूवमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है बखूबी समझ आ रहा है। और ओवल हो सकते हैं, रेनिफॉर्म हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स की खासियत है कि जूस्पोर्स में ना तो थिक सेल वॉल देखने को मिलेगी, ना थिन सेल वॉल देखने को मिलेगी। ये नेक्ड होते हैं। नेक्ड का मतलब विदाउट सेल वॉल होते हैं। जनरली जो सेल वॉल देखने को मिलती है वो थिन सेल वॉल देखने को मिलती है। कुछ स्पोर्स ऐसे भी हैं, जैसे क्लेमाइडोस्पोर्स कहूं तो उनमें थिक सेल वॉल देखने को मिलती है, बट यहाँ सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हम जो स्पोर्स को नेक्ड बोलते हैं। नेक्ड, हाँ जी, कवरिंग नहीं होती यहाँ। तो जैसे लिखा हुआ डेफिनेशन, लोकोमोटरी ऑर्गन्स दैट मीन फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम असेक्सुअल स्पोर्स दैट मीन दीज आर फ्लैजिलेटेड, दस दीज आर मोबिल और मोटाइल यूनिट्स। तो ये मूवमेंट करेंगी। they are produced inside the zoosporangium। तो पहली मेन चीज यही है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि या तो पेरेंट के सरफेस पे, पेरेंट बॉडी के सरफेस के ऊपर बन सकते हैं, जैसे कॉनिडियो जो 4 है उस पे कॉनिडी आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जिनको कॉनिडी स्पोर्स भी कहते हैं। वो एक्सोजीनस होते हैं ओरिजिन में, लेकिन जब कभी स्पोरेंजियम या बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमको स्पोर्स बनते हुए दिखाई देंगे तो एंडोजिनस होंगे ओरिजिन में। स्पोरेंजियम को हम यहाँ जूस्पोरेंजियम कहें ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ बनने वाले जो स्पोर्स हैं उनको नाम दिया गया है जूस्पोर। जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू स्पोरेंजियम, या मैं कहूं जूस्पोरेंजियम तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दैट मीन दीज आर एंडोजिनस इन ओरिजिन। और शेप कैसी है वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। They are usually oval और bean shape। bean का मतलब रेनिफॉर्म, किडनी जैसे हो सकते हैं। एंड नेक्ड, नेक्ड का मतलब है विदाउट सेल वॉल, तो सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। इन्हें ही जो स्पोर्स कहा जा रहा है, इन्हें हम प्लानोस्पोर्स कह दें। अब इनके एग्जांपल्स हैं जैसे क्लोरोफाइसी, हाँ जी, ग्रीन एल्गा कहूं तो ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, जिनमें क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डी, तो एक ही एग्जांपल लिखा हुआ है। क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी अदर स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। क्लेमाइडोमोनास मीडिया, क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, तो बहुत सारी अदर स्पीसीज से मैंने आपको यहाँ अवगत करवा दिया है। मैं फिर से एक बार सभी टर्म्स जो है वो रिपीट कर देता हूँ। क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डी, क्लेमाइडोमोनास मीडिया, क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। तो मैंने कुछ स्पीसीज बोली, आगे भी ये नाम आपको फिर से सुनने को मिलेंगे, तो आप यहीं अच्छे से लर्न कर लें। तो एल्गी थी ये सभी। फंजाई भी जो है, जो स्पोर्स फंजाई में भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिनमें अगर मैं कहूं टू फ्लैजिला वाले, हाँ जी, हो सकता है फ्लैजिला सिंगल हो सकता है फ्लैजिला 2। तो यहाँ जो टू फ्लैजिला वाले जो फंगल जो स्पोर्स देखने को मिलेंगे, और जनरली जिस क्लास के हैं वो फाइकोमाइसिटीज है। तो मैं उन सभी से आपको अवगत करवा देता हूं। फर्स्ट यहाँ जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो है पाइथियम एफिनिडर्मेटम। पाइथियम, हाँ जी, वो फंजाई है जिससे स्टेम रॉट ऑफ पपाया डिजीज होती है, स्टेम रॉट ऑफ पपाया। इसके अलावा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है, तो आप सब जानते हैं, पढ़ा हुआ है आपका। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो 11th में ये सभी नाम आपको पढ़ने को मिल जाएंगे फाइकोमाइसिटीज के अंदर। और सबसे खास है एल्ब्यूओ कैनेडिडा, जिससे क्रूसीफेरी के जो मेंबर्स हैं या ब्रेसिकेसी के जो मेंबर्स हैं, मैं सीधे सीधे कहूं मस्टर्ड, उनमें एक डिजीज होती है जिसका नाम है व्हाइट रस्ट। तो व्हाइट रस्ट डिजीज करने वाले हैं एल्ब्यूओ कैंडिडा। फिर से 3 टर्म्स जो मैंने बोले, इन सभी के अंदर आपको 2 फ्लैजिला और इक्वल शेप के, इक्वल साइज के देखने को मिलेंगे।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूं नाम। कोई पूछ से व्हाट इज कॉज ऑफ स्टेम रॉट ऑफ पपाया, तो जवाब था पाइजियम एफिनिडर्मेटम। इसके अलावा अगर कोई पूछे कॉज ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो जवाब है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। एंड कोई पूछे कि व्हाट इज कॉज ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स और व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, तो आप सभी को मालूम है, मुझे पता है, घर बैठ के कह रहे हैं सर बहुत इजी है, तो एल्ब्यूगो कैनेडिडा नाम है। तो मुझे लगता है सभी का आपको समझ आ गया है। इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल और लिखा हुआ है यहाँ, हाँ जी, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे जाए। तो इनमें आपको 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, और जो फ्लैजिला है वो जिस तरह की के स्पोर्स से निकलती है, जनरली फाइटोप्थोरा में और एल्ब्यूगो कैनेडिडा में वो रेनिफॉर्म देखने को मिलता है। रेनिफॉर्म रीनल शेप या बीन शेप, किडनी के जैसा। और लगभग जो 2 फ्लैजिला निकलते हैं उनकी खासियत है कि उनके फ्लैजिला 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक को हम टिंसल बोलते हैं, और टिंसल के, हाँ जी, टिंसल में रफनेस होती है। रफनेस हेयर्स की वजह से होती है। उन हेयर से जो हेयरी यूनिट्स हैं उनको मैस्टिगोनिम्स नाम दिया गया है। और इसके अलावा जो लॉन्ग लेंथ वाला फ्लैजिला होगा, एक अदर फ्लैजिला जो पोस्टीरियर होता है, हाँ जी, जिस डायरेक्शन में वो मूव नहीं करता, उसके जिस डायरेक्शन में मूव करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक लॉन्ग लेंथ फ्लैजिलम है, जिसे विपलैश फ्लैजिला या स्मूथ फ्लैजिला, नाम से ही पता लग रहा है जैसे आपको कि स्मूथ इसी की वजह से क्योंकि उस पे मैस्टिगोनिम्स या हेयरी यूनिट्स नहीं मिलती। तो अभी आपको समझ आएगा और भी डायग्राम आएगा। इसके अलावा फंजाई का एक और एग्जांपल फाइगोमाइसिटीज का यहाँ लिखा हुआ है, वो है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो सिनकाइट्रियम के अंदर या सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम में केवल सिंगल फ्लैजिला देखने को मिलता है। अब यहाँ अगर आप सीन करेंगे तो फाइकोमाइसिटीज में भी जैसे ये फाइकोमाइसिटीज के अंदर काइट्रिडियोमाइसिटीज में आते हैं, और ये फाइकोमाइसिटीज के oomaisites फंगस हैं। तो अब सीबीएसई वालों को इतनी डीप नॉलेज नहीं होती, क्योंकि 11th के अंदर ओनली फंजाई की 4 क्लासेस दी हुई हैं, और वो हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। जबकि अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे, या मैं आरबीएससी की बात करूं, तो आरबीएससी की क्लास 11th के अंदर ही एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जो हाईली एक्सेप्टेड है, हाँ जी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एलेक्सोपोलस का क्लासिफिकेशन है जो 1961 में और 1962 में एलेक्सोपोलस के थ्रू दिया गया। जो पूरा किंगडम है फंजाई, उसको एक डिवीजन के अंदर रखा गया है जिसका नाम है माइकोटा। माइकोटा को फिर से 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और वो है मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। ये, हाँ जी, ये सब डिविजन्स हैं, मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनको एक क्लास बनाई हुई है मिक्सोमाइकोटिना में, नाम से इजीली याद हो जाएगी, मिक्सोमाइसिटीज। तो स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है यहाँ। लेकिन अगर हम सीबीएसई में बात करें तो सीबीएसई वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर जो जिम्नोमाइकोटा है वहां स्लाइम मोल्ड की स्टडी करते हैं। हाँ जी, प्रोटिस्टा में 5 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी के अलावा जो है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स के अलावा जो है यूग्लिनोइडी, स्लाइम मोल्ड्स, और लास्ट है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ही प्रोटोजोन्स। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्राइसोफाइसी, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइडी, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। तो उनमें स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है, बट यहाँ फंजाई के अंदर ही स्लाइम मोल्ड्स की स्टडी हम करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं मिक्सोमाइकोटिना के अलावा यूमाइकोटा है जिसे ट्रू फंजाई कहा जाता है। अब उसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे लोअर फंजाई है जिन्हें एक्सेप्टेड फंजाई कहते हैं, इन्हें ही फाइकोमाइसिटीज कहकर जो है सीबीएसई में रखा हुआ है। और कुछ एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं वहां वो आपको जाइगोमाइसिटीज और oomaisities के देखने को मिलते हैं। इनके अलावा बहुत सारी अदर क्लासेस भी हैं जो मैं अभी यहाँ जिनकी चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी बहुत।
इसके अलावा हायर फंजाई भी है, और जिसे सेप्टेट फंजाई कहूं या यूमाइसिटीज कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब लोअर फंजाई को 6 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है काइट्रीडियोमाइसिटीज, सेकंड है हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज, थर्ड है ऊमाइसिटीज, फोर्थ है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, फिफ्थ है जाइगोमाइसिटीज और सिक्स्थ है ट्राइकोमाइसिटीज। तो ये 6 क्लासेस हैं। इसके अलावा अगर आप हायर फंजाई की चर्चा करेंगे तो वहां आपको 3 क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिनमें फर्स्ट, हाँ जी, उनसे आप 3 से आप परिचित हैं। अब फाइकोमाइसिटीज एक साइड में हमने 6 क्लासेस बना के मैंने आपको बता दी हैं, और 3 आपको पहले से टर्म मालूम है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और इम्परफेक्ट फंजाई व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज ड्यूटेरोमाइसिटीज। हाँ जी, वो फॉर्म्ड क्लास है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की गई है। तो 9 क्लासेस टोटल एलेक्सोपोलस की क्लासिफिकेशन में देखने को मिलती हैं। जो मैंने बोले एक बार आप सीन कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो बेहतर समझ आएगा आपको। एक बार ये लीजिए, बहुत इजी सा क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बाय एलेक्सोपोलस 1961 1962 डिवीजन मैंने पहले ही बता दिया है। जो पूरा किंगडम फंजाई का उसे माइकोटा डिवीजन में रखा गया है। माइकोटा को सब डिविजन्स के अंदर बांटा गया है 2, जिनमें मिक्सोमाइकोटिना, यूमाइकोटिना, मिक्सोमाइकोटिना की एक सिंगल क्लास है, वो है मिक्सोमाइसिटीज। उसी में सभी स्लाइम मोड्स को रखा हुआ है। इसके अलावा सब डिवीजन जो यूमाइकोटा, यही है ट्रू फंजाई, यही है जो वास्तविक फंजाई है, वो यही है। इनके अंदर सेल वॉल जो है वो काइटिन की सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, लेकिन इनमें काइटिन की सेल वॉल देखने को मिलती है। इसकी वजह से इसे स्लाइम मोड को अलग रखा जाता है। तो अब लोअर फंजाई, असेप्टेड फंजाई, यही वो फंजाई हैं जिन्हें फाइकोमाइसिटीज कहा गया है। और मैंने बताया कुछ जो मेंबर्स हैं ऊमाइसिटीज के और जाइगोमाइसिटीज के, उनकी चर्चा सीबीएसई के अंदर की गई है। इसके अलावा मैंने सभी नाम आपके सामने पहले ही बोल दिए, काइट्रीडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज और ट्राइकोमाइसिटीज। अब अगर हम चर्चा करें हायर फंजाई की, तो जैसे मैंने कहा हायर फंजाई, अब ये सेप्टेट फंजाई, इनमें सेप्टा नहीं होता एपी में, पूरी सिनोसिटिक कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, बट यहाँ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेप्टम देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सेप्टा कहें हम। इन्हें हम यूमाइसिटीज कह दें एक साथ तो कोई गलत नहीं है। इनको 3 क्लासेस में बांटा हुआ है, जिनसे मैंने आपको परिचित करा दिया, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज को फिर से 3 सब क्लासेस के अंदर यहाँ एलेक्सोपोलस ने डिवाइड किया हुआ है, और इजीली आपको वो याद हो जाएंगी। हेमी एस्कोमाइसिटीडी, और इसी से बना लें आप, एस्कोमाइसिटीज से ही बन जाएंगी। DAE लगाना है लास्ट में बस। तो हेमी एस्कोमाइसिटीडी, इसके अलावा यू एस्कोमाइसिटीडी, इसके अलावा लोक्यूलोमाइसिटीडी, लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीडी। तो आप देख लें अच्छे से, हेमी एस्कोमाइसिटीडी, यू एस्कोमाइसिटीडी और लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीडी। अब बेसिडियोमाइसिटीज को भी फिर से 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और इजीली नाम याद हो जाएंगे, हेटेरो बेसिडियोमाइसिटीडी और होमो बेसिडियोमाइसिटीडी। तो मुझे लगता है इजीली याद हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि एक फॉर्म क्लास और बनाई गई है 8 क्लासेस के अलावा, जिसे इम्परफेक्ट फंजाई कहें, या ज्यादा अच्छा रहेगा मैं कहूं, ज्यादा बेहतर रहेगा ड्यूटेरोमाइसिटीज कह दें। तो हम फंजाई के क्लासिफिकेशन की चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको फंजाई की क्लासिफिकेशन से अवगत करवा दिया है। मैं आगे मूव करता हूं। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, और मुझे मालूम है अच्छे से सीन हो रहा है। और बड़ा कर लेते हैं ताकि सभी चीजें आपको क्लियर सीन हो जाएं। हाँ जी, अभी जैसे मैंने चर्चा की, क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीसीज हैं, जिनमें से कोई भी एक, लगभग सभी का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा सा देखने को मिलता है। कुछ कुछ जो है वो डिफरेंस हो सकता है, वो लोकेशन की वजह से या उनमें कुछ अदर कंपोनेंट है उनकी वजह से स्ट्रक्चर डिफर हो सकता है। बट जो जनरल स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास का देखने को मिलता है वो ओवल स्ट्रक्चर है। तो आपको ओवल शेप दिखाई दे रही है बॉडी,
और इस पर 2 फ्लैजिलम या 2 फ्लैजिला एक से ज्यादा हैं, तो 2 फ्लैजिला इक्वल लेंथ के हैं, जबकि यूग्लिना के अंदर जो हमने देखे वो दोनों 2 थे। हाँ जी, एक बहुत छोटा होता है, लगभग जो सेलुलर गट है या रिजर्वियर है उससे बाहर नहीं निकलता है, हल्का सा उसी के अंदर रहता है, और जो दूसरा फ्लैजिलम है उसकी लेंथ डबल होती है पूरी बॉडी से यूग्लिना की। बट यहाँ इक्वल लेंथ के फ्लैजिला हैं दोनों ही, और आप सभी को मालूम है जो फ्लैजिला जिस जगह से ओरिजिनेट होते हैं या बनते हैं उसे ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रैन्यूल कहा जाता है। अब इसकी खासियत है कि इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट मिलता है, वो कप शेप होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप लिखा हुआ है, और यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये लगभग आप देखेंगे तो कप जैसा है, और इस कप जैसा जो डिप्रेशन है इसके अंदर, उस डिप्रेशन में ये न्यूक्लियस जो है रखा हुआ है या एम्बेडेड है, धसा हुआ है। इस क्लोरोप्लास्ट में वही सेम चीज मौजूद है, जो स्टोरेज फूड है वो पायलिनॉइड की फॉर्म में है। पायलिनॉइड ये येलो जो है वो प्रोटीनस, जैसे मैंने उस दिन भी बताया, बॉल बहुत काम किए, तो ये हो गया आपका प्रोटीनस ग्रैन्यूल, और ये स्टार्च की लैमेली या स्टार्च स्ट्रिप, स्टार्च के छोटे छोटे गोले हो सकते हैं, हाँ जी, ग्रैन्यूल या कण हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं स्टार्च के, जो इसके चारों तरफ मौजूद हैं। अब इस पूरे को कहा जाएगा पायलिनॉइड। तो ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं स्टार्च के ग्रैन्यूल्स या स्टार्च की लैमेली, ये इसके चारों तरफ मौजूद हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है पायलिनॉइड। अच्छे से आप सीन कर लें। इसके अलावा जनरल जो चीजें हैं वही आगे की तरफ वही शेडिंग ऑर्गन मिलता है, जिसमें इमेज जो है वो नहीं बनती, बट इसे पता लग जाता है फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। इसे आई स्पॉट या आई स्ट्रिग्मा कहा जाता है। तो आई लेंस कह दें, ये रेड कलर का, या मैंने कहा बताया उस समय भी कि ऑरेंजिश रेड कलर का दिखाई देता है। तो हाँ जी, कैरोटीन मिलता है इसके अंदर इसकी वजह से। इसके अलावा पूरी बॉडी से मैंने आपको परिचित करवा दिया। बाहर सेलुलोज की सेल वॉल देखने को मिलती है, जस्ट इनसाइड प्लाज्मा लेमा है, फिर उसके अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस। तो आप मुझे मालूम है इन चीजों से पहले से परिचित हैं। इसके अलावा अदर सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, वही गोल्जी बॉडी भी होती है, यहाँ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ जो है बनाए हुए हैं। इनके अलावा 80S राइबोसोम यहाँ देखने को मिलता है। तो बहुत इजी सा स्ट्रक्चर था, जितना हो सकता था बेटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट हम यहाँ जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी जो आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा, पेरेंट जो क्लेमाइडोमोनास देखा, वो ये मौजूद है यहाँ। अब जो पेरेंट क्लेमाइडोमोनास है उसका जो न्यूक्लियस है बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाता है, और खुद जो क्लेमाइडोमोनास है वो स्पोरेंजियम की तरह बिहेव करता है, और यहाँ इसके अंदर अब जो साइटोप्लाज्म है वो पूरा बटता है, और जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बने थे उन सभी को वो कवर करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे जूस्पोर्स यहाँ बन जाते हैं। इसी की वजह से इस पूरी बॉडी को जूस्पोरेंजियम कहा जाता है। पेरेंट सेल ही थी, उसे ही जूस्पोरेंजियम कहा जा रहा है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी, मॉइस्चर जैसे ही गेन करेगा जूस्पोरेंजियम, ये डजीज होगा, ब्रस्ट होगा, फटेगा, और जो जूस्पोर्स हैं वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएंगे, बाहर जो है वो निकल जाएंगे या रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। शुरुआती स्थिति में इनके चारों तरफ कोई सेल वॉल देखने को नहीं मिलती, यही जूस्पोर्स हैं। और कुछ टाइम बाद क्लेमाइडोमोनास की खासियत है कि इनके चारों ओर फिर से जो है ये सेल वॉल जनरेट कर लेते हैं सेलुलोज की, बट जूस्पोर्स नेक्ड हैं। जूस्पोर्स में ये जो है मैंने कहा सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। अब जो ये ऑफस्प्रिंग बन गई है, अब यहाँ पे ये जो है इसे ही हम क्या कहेंगे, ये ही है डॉटर क्लेमाइडोमोनास कहूं इसको। तो यहाँ जर्मिनेट नहीं होता, डायरेक्ट ये जूस्पोर ही बिहेव करना शुरू कर देता है डॉटर जो है क्लेमाइडोमोनास की तरह। अब अगर हम और चर्चा करें तो एल्गी आपने देख ली है, एल्गी में किस तरह से चलता है। अब एक एग्जांपल पाइथियम का यहाँ दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है, जैसे दिखाई दे रहा है। असेप्टेट फंगल हाइफी है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ जो है मैंने ऐड कर दिए हैं।
सिनोसिटिक कंडीशन बना दी है हाइफी की, और हाइफी में से एरियल जो है ब्रांच निकलती है, जिसके ऊपर ये बॉल है या एक सैक है जिसे स्पोरेंजियम कह रहे हैं। हम ज्यादा अच्छा रहेगा कहें जू स्पोरेंजियम, क्योंकि इसमें जो बनने वाले स्पोर्स हैं उनको कहेंगे जू स्पोर्स। अब जब जू स्पोरेंजियम जिस स्टॉक पे बनती है उसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। हाँ जी, जो एरियल हाइफी है उसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाएगा। इसी जो स्पोर से अब वेसिकल्स निकलती हैं और इन वेसिकल्स से जो है ब्रस्ट होने के बाद ये जो स्पोर्स हैं वो जू स्पोर्स में मॉडिफाइड होकर बाहर निकल जाते हैं। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन जू स्पोर्स की खासियत है कि इनमें 2 फ्लैजिला मिलते हैं और डिफर होते हैं दोनों एक दूसरे से। जैसे यहाँ सीन हो रहा है, मुझे लगता है आपको अच्छे से, जिस डायरेक्शन में ये मूव करता है उस फ्लैजिलम को कहा जाता है एंटीरियर फ्लैजिलम या टेंसल फ्लैजिलम। जैसे लिखा हुआ है टेंसल फ्लैजिलम, और अपोजिट डायरेक्शन वाला जो है वो कहलाता है फिप्लेस। तो टेंसिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे हेयरी यूनिट्स मिलते हैं जिनका मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूं, उन्हें कहा जाता है मैस्टिगोनिम्स, बट इसके ऊपर जो है नहीं देखने को मिलते, इसकी वजह से स्मूथ है। वो एंटीरियर फ्लैजिलम हो गया या पोस्टीरियर फ्लैजिलम हो गया, उसकी लेंथ शॉर्ट है उसकी, और जो इसकी है वो लॉन्ग लेंथ वाला है। उस पे मैस्टिगोनिम्स से हेयर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बट इसके ऊपर जो है अगर हम बात करें तो इस पे कोई भी मैस्टिगोनिम्स नहीं है, इसकी वजह से स्मूथ है। बाकी न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और इसमें भी इस जू स्पोर पे भी आपको कोई सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। अब यही जो स्पोर जर्मिनेट होते हैं और फिर से जो है फंगल हाइफी बना लेते हैं, तो ये प्रोसीजर चलते रहते हैं। इसी तरह से पाइथियम जो है इसी तरह से फाइटोफथोरा के अंदर चलता है, इसी तरह से एल्बिगो कैंडिडा में चलता है, इसी तरह सिंकाइटियम में चलता है, बट सिंकाइट्रियम में सिंगल फ्लैजिला देखने को मिलेगा। मुझे लगता है हाँ जी, प्लानोस्पोर आपको अच्छे से समझ आ गया है। और छोटा कर देते हैं इसको, एक साइड में कर लेते हैं जैसे अच्छे से सीन हो जाए, नहीं तो मैं बीच में आ जाता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा है मुझे लगता है अच्छे से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, 2 टाइप्स हम पढ़ रहे थे स्पोरल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमने प्लानोस्पोर या जू स्पोर कंप्लीट कर लिया। ये है प्लानोस्पोर, नाम से ही पता लग रहा है विदाउट फ्लैजिलम। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स दैट मीन फ्लैजिला आर एब्सेंट, तो फ्लैजिला यहां देखने को नहीं मिलते। दस दीज आर इमोबिल और नॉन मोटाइल यूनिट्स। तो अब ये दिख ही रहा है आपको। अब इनको भी 4 कैटेगरीज में 4 टाइप्स के अंदर बांटा हुआ है। तो जो स्पोर्स हैं, प्लानोस्पोर्स हैं, उनकी कैटेगरीज बनाई हुई है 4। तो हम कुछ इस तरह से कहें कि 5 टाइप्स के हैं। हाँ जी, स्पोरुलेशन 5 टाइप का है तो भी गलत नहीं है। क्लेमाइडोस्पोर्स है या स्पोरेंजियोस्पोर्स है, कॉनिडियोस्पोर्स या कॉनिडिया है, और लास्ट ओइडियोस्पोर्स है। तो आपको सीन हो रहे हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कॉनिडियोस्पोर्स एंड ओइडियोस्पोर्स। तो हम क्लेमाइडोस्पोर्स की चर्चा करते हैं। क्या है क्लेमाइडोस्पोर? जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लेमाइडो, हाँ जी, कि जनरली जो स्पोर्स देखने को मिलते हैं वो थिन वॉल देखने को मिलते हैं, बट और वो रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में जैसे ही कंडीशंस जो है अच्छी आएंगी। बट ये नॉन डेसिडुअस है। ये जनरली जो है वो चिपका हुआ दिखाई देगा किसी भी जो पेरेंट बॉडी है उस पर या फंगल हाइफी पर। हाँ जी, जनरली एल्गी के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जिनमें एंडोस्पोर की फॉर्म में जो ह्यूलोथ्रिक्स है और माइक्रोस्पोरा जैसी एल्गी हैं, उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ ऐड नहीं किए, बट हाँ जी, क्लेमाइडोस्पोर्स में मैंने फंजाई के मोस्टली एग्जांपल ऐड किए हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे। कोई पूछे क्या है क्लेमाइडोस्पोर्स, तो जवाब दे चुका था। थिक सेल वॉल मिलती है, तो थिक सेल वॉल स्ट्रक्चर्स हैं, नॉन डेसिडुअस है, इसका मतलब चिपके रहेंगे, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही रहेंगे, उनसे अलग नहीं हटते। और फेवरेबल कंडीशन अगर नहीं भी है, एडवर्स कंडीशन है, तो भी ये विदस्टैंड करते हैं, तब भी ये बने रहते हैं। साथ साथ इनमें रिजर्व फूड मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसका मतलब
डेंस साइटोप्लाज्म है, इसकी वजह से रेस्टिंग फेज में रहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, थिक वॉल्ड है, इसका मतलब सिस्ट है, इस पे रिजिड टफ सेल वॉल है। नॉन डेसिडुअस है, इसका मतलब ये पेरेंट बॉडी से अटैच रहेंगे मोस्टली। इसके बाद में अगर हम और बात करें तो रेस्टिंग फेज में है, ये डोरमेंट कंडीशन में, हाँ जी, सोया रहता है। साइटोप्लाज्म डेंस है इसका, और जैसे लिखा हुआ है आगे, प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम हाइफल सेल, वो मैंने बता ही दिया, हाइफी जो है उसी पे डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं और उसी के जनरली अटैच रहते हैं। दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल्स विद इन डेंस साइटोप्लाज्म, तो वो चीज समझ आ गई, मुझे पता है आपको। एंड आर कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर लंबा भी एडवर्स कंडीशन चल रहा है, सूटेबल नहीं आ रहा है एनवायरमेंट, तो भी जो है हार्ड टफ रिजिड जो सिस्ट है या सेल वॉल है, उसकी बदौलत ये जो है डैमेज नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये विदस्टैंड करेंगे, पेरेंट बॉडी के चिपके रहेंगे। तो दोनों एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, दोनों के डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट जो डायग्राम है वो यहाँ जो लिखा हुआ है वो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई का, हाँ जी, जिसे हम फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी भी कहा जाता है। फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी जो लेटेस्ट टर्म है, पहले जब जिब्रेलिन, तो आप सभी परिचित हैं, जिब्रेलिन एक तरह का पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वहां आपको ये देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री आप सभी जानते हैं जिब्रेलिन की, सबसे पहले जो जिब्रेलिन डिस्कवर किया गया वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से ही डिस्कवर किया गया। तो आज जिब्रेला फ्यूजिकोराई को फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी कहा जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है वो है कैनेडिडा एल्बिकेंस, तो ये एग्जांपल जो है आपको सीबीएसई आरबीएसई के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ जी दोनों ही जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, हाँ जी, इनमें एस्को स्पोर्स बनते हैं जिनकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। हाँ, जो एस्को स्पोर्स हैं वो अब सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जिनकी हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल स्पोर्स की। तो आपको जैसे सीन हो रहा है, एक साइड फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी बनाया हुआ है, उसका स्टॉक बनाया हुआ है, हाइफी बनाई हुई है, फंगल हाइफी। एक साइड जो बनाया हुआ है वो क्लेमाइडोस्पोर्स जो बनाए हुए हैं वो कैनेडिडा एल्बिकेंस के बनाए हुए हैं। अगर आप फंगल हाइफी देखेंगे तो उसमें आपको 2 टाइप्स के क्लेमाइडोस्पोर्स नजर आएंगे, एक तो एपेक्स या टॉप पे, जिन्हें हम टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं, एक बीच में है, हाँ जी, ये टॉप है, ये मिड में है, तो इनको कहा जाता है इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर्स। तो 2 टाइप्स के यहाँ क्लेमाइडोस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर्स, इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर्स। इसमें भी जैसे आप देखेंगे तो यहाँ इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर टॉप पे जो हैं इन्हें कहा जाता है टर्मिनल या एपिकल क्लेमाइडोस्पोर्स। इनके अलावा अगर आप यहाँ हाइफी हो गई, एरियल हाइफी, अगर हम यहाँ बात करें तो इस हाइफी को आप अगर गौर से देखेंगे तो उनमें सेप्टा नहीं है, जबकि अभी मैंने कहा जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं उनमें तो सेप्टा देखने को मिलता है। तो आप यहां देखेंगे तो यहां तो सेप्टा है, हाँ जी, यहां सेप्टा है, तो ये ट्रू हाइफी है। बट ये वाली अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेप्टा नहीं है, बट कॉन्स्ट्रिक्शन बन रहा है, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन है, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो सेप्टा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो हाइफी है उसे कहा जाता है स्यूडो हाइफी। जो स्यूडो हाइफी है वो ट्रू हाइफी, और जो आपके बडिंग है या कहूं मैं ब्लास्टोस्पोर्स हैं, हाँ जी, अब क्या है ब्लास्टोस्पोर्स अभी इनके बारे में बताएंगे, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है, एन एसेक्सुअल स्पोर्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये हटते हैं, ये ब्लास्टोस्पोर्स हटते हैं और ये जर्मिनेट होते हैं फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जनरली आपको क्लेमाइडोस्पोर्स इसी से अटैच दिखाई देंगे, ये डेसिडुअस नहीं है, नॉन डेसिडुअस है। और लिखा हुआ है स्यूडो हाइफी, अ चेन ऑफ इजीली डिसरप्टेड फंगल सेल्स, आसानी से टूटने वाली जो है फंगल सेल्स की एक चेन है, दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन, किस किस चीज के बीच में है, दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन अ चेन ऑफ बडिंग सेल्स। तो एक तो चेन है बडिंग सेल्स की, ये दिखाई दे रही बडिंग सेल्स, ये दिखाई दे रही बडिंग सेल्स, तो
और साथ साथ एंड ट्रू हाइफी। तो ट्रू हाइफी और जो बर्डिंग सेल्स हैं जिन्हें हम ब्लास्टोस्पोर्स कह रहे हैं, उनके बीच का जो पार्ट है वही ये स्यूडो हाइफी लिखा हुआ है, मार्क्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन रेदर देन सेप्टा एट जंक्शन। तो इनमें सेप्टा नहीं मिलेंगे, इनमें केवल कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी भी चीजें आपको पढ़ने को मिल रही हैं जो ना तो सीबीएसई में है ना आरबीएसई में है, जैसे ब्लास्टोस्पोर्स टर्म और हाँ जी स्यूडो हाइफा। तो मुझे पता है बहुत फायदे के हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके अंदर जो है कभी कभार इस तरह के टर्म्स का जिक्र देखने को मिलता है और बच्चा जो है उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाता। अब मैं आगे टॉपिक पे मूव करता हूं, वो है स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो कोई पूछे व्हाट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स, तो सीधा सा जवाब है अ काइंड ऑफ अ प्लानोस्पोर्स produced inside the sporangia, that mean sporangiospours are endogenous in origin। तो स्टेटमेंट से जैसे आपको समझ आ गया है, एक तरह के अप्लानोस्पोर हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। इनमें फ्लैजिलम देखने को नहीं मिलता, जो मोबिलिटी होगी जिसके थ्रू ये डिस्पर्स होंगे वो मीडियम है विंड। हाँ जी, ब्लोइंग एयर को कहें तो जैसे लिखा हुआ है दे आर यूजुअली डिस्पर्स बाय विंड and germinate after separation from parent body under favorable condition and form offspring mycelium। तो लिखा हुआ है इसे they are usually dispersed by wind and germinate to produce new mycelium। तो जैसे ही ये पेरेंट बॉडी से जुदा होंगे और फेवरेबल कंडीशन आएंगी और ये नया माइसीलियम या न्यू ऑफस्प्रिंग यहां जनरेट करेंगे। अब फंजाई के अंदर आपको जनरली देखने को मिलता है माइसीलियम। यहां हमने जिनके एग्जांपल लिखे हुए हैं वो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, जिनमें दोनों नामों से आप पहले से परिचित हैं। एक है राइजोपस स्टोलोनिफर जिसे ब्रैड मोल्ड कहा जाता है, हाँ जी रोटी फफूंदी भी कह सकते हैं, और एक है म्यूकर म्यूसिडा जिसमें लोएस्ट नंबर देखने को मिलता है क्रोमोसोम का ओनली 2। तो और हम बात करें म्यूकर म्यूसिडा को पिन मोल्ड और ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे लगता है आपको दोनों एग्जांपल बखूबी समझ आ गए हैं, राइजोपस स्टोलोनिफर एंड म्यूकर म्यूसिडा। जो राइजोपस स्टोलोनिफर है, क्यों स्टोलोनिफर स्पीसीज रखी गई है वो आप एक बार सीन कर लें, जैसे कि आपको मुझे लगता है दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो जो नीचे का पोर्शन है अंडरग्राउंड पोर्शन उसे ही माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम इज अ वेब ऑफ हाइफी। हाँ जी, जो फिलामेंट्स हैं फंजाई के उन्हें हाइफी कहा जाता है, और हाइफी का जो वेब है, नेट है, जाल, उसे माइसीलियम कहा जाता है। जो हाइफी है उसमें से छोटी छोटी सब ब्रांचेस या लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, उन्हें राइजोइड की संज्ञा दी गई है। तो लगभग वही ब्रायोफाइट्स के अंदर जिस तरह से राइजोइड देखने को मिलते हैं वो ही राइजोइड यहाँ मौजूद है। यहाँ अब जो अंडरग्राउंड स्टोलन पार्ट है, हाँ जी, जो ये स्टोलन इसलिए ही कहा गया है क्योंकि अभी आप हायर प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, वहां आपको अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलेंगे और 4 मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम के, जिनमें रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। तो उसी स्टोलन से रिजेम्बलेंस रखता है ये जो फंगल हाइफी है अंडरग्राउंड, इसी की वजह से संज्ञा दी गई है स्टोलन। तो क्या है स्टोलन, अब उसकी चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट जो है वीडियोस के अंदर। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं किस तरह से जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स की। तो मैंने जितना था माइसीलियम से आपको अवगत करवा दिया है। माइसीलियम से जो एरियल हाइफी निकलते हैं जिनके ऊपर ये बल्ब या मैं कहूँ ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, यही है स्पोरेंजिया। बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं और सिंगल को हम स्पोरेंजियम कहेंगे। तो जिस स्टॉक पे स्पोरेंजियम रखा हुआ है या निकलता है जिससे, उस स्पोरेंजिया के स्टॉक को कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर। हाँ जी, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया को फोर का मतलब है कीपर, धारण करने वाला। तो स्पोरेंजिया को धारण करने वालों को कहा जाता है
स्टॉक को कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर। अगर हम और चर्चा करें तो जो स्पोरेंजियम है उसमें अगर इस बल्ब के अंदर देखें तो एक्सिस देखने को मिलता है, जो एक्सिस इस एपोफाइसिस से निकलता है। व्हाट इज एपोफाइसिस? तो जो स्पोरेंजियोफोर है उसी का ही जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, या मैं कुछ इस तरह से कहूं, जो स्पोरेंजियम है उसका बेस है, ये एपोफाइसिस से कॉल्यूमेला निकलेगा, उसका एक्सिस स्पोरेंजियम का, और यही कॉल्यूमेला जो है इसको ब्रस्ट करने में हेल्प करेगा। तो कोई पूछे कि व्हाट इज कॉल्यूमेला, तो आप सभी जानते हैं, जैसे मोसेस के अंदर, हायर मोसेस में आप देखेंगे पॉलीट्राइकम के अंदर भी कॉल्यूमेला देखने को मिलता है। तो ग्रोथ करता रहता है। एक्सिस है स्पोरेंजियम का, लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी दैट मीन स्पोरेंजियम ऑफ लोअर प्लांट्स। और यही कॉल्यूमेला जो है एनलार्ज होगा साइज में और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, और उससे जो है ये स्पोरेंजियम फटेगी मैच्योर होने के बाद। तो यंग स्पोरेंजियम जैसे एक साइड दिखाई दे रहा है, मैच्योर स्पोरेंजियम थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत सारे स्पोरेंजियो स्पोर्स बन जाते हैं। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी, ये ब्रस्ट होने के बाद ये स्पोर ब्लोन हो जाएंगे एयर के अंदर, हाँ जी, फैल जाएंगे। लिखा हुआ है स्पोर ब्लोन अवे, हाँ जी, दूर दूर तक फैल जाएंगे, और यही स्पोर्स जर्मिनेट होके वापस ये फंगल हाइफी बना लेंगे। तो बहुत इजी सा प्रोसेस था, मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया है। अब हम और चर्चा करें तो नेक्स्ट आता है कॉनिडियो स्पोर्स, जिन्हें हम कॉनिडिया कहते हैं। तो इतना सभी को समझ में आ गया, मुझे लगता है कि जितने भी चल रहे हैं वो सभी अप्लाइनो स्पोर्स हैं, उनमें कोई भी मोबिलिटी के लिए कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। दैट मीन दीज आर आल्सो नॉन मोटाइल यूनिट्स। बट अब ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही, हाँ जी, ये क्योंकि एक्सोजीनस है, क्योंकि ये कॉनिडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस होती है। अभी कॉनिडियोफोर नाम से पता लग रहा है कॉनिडिया को कीप करने वाला है, रखने वाला, कॉनिडिया कीपर कहा जाता है, कॉनिडियोफोर कहा जाता है। तो भी डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली एक कॉनिडियम आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि मोर देन वन कॉनिडिया, या मैं कहूं कॉनिडियल चेन देखने को मिलेगी, जिसमें बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है। अब क्या है बेसिपिटल अरेंजमेंट, तो सुन ले। जो यंगेस्ट कॉनिडियम है वो बॉटम में मिलेगा, जो टॉपेस्ट पोजीशन पे मिलेगा, सबसे ऊपर वाली पे, या अपर मोस्ट जो कॉनिडियम होगा वो मैच्योर कॉनिडियम होगा। तो जैसे ही मैच्योर होगा, ग्रोन अप होगा, वो डिटैच होगा कॉनिडियल चेन से, और वही चीज होगी, वही जर्मिनेट होगा, न्यू फंगल हाइफी बना लेगा। तो समझ में आ गया है, जो कॉनिडियो स्पोर्स या कॉनिडिया मिलेंगे वो भी फंजाई के अंदर देखने को मिलेंगे। और एक बार रीड कर लें आप, नॉन मोटाइल स्पोर्स इमर्ज फ्रॉम कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर कहते हैं, या हम इनको कॉनिडियोफोर कहते हैं, हाँ जी। तो कॉनिडियोफोर के ऊपर से निकल रहे हैं, इसलिए इनको हम कॉनिडिया नाम दिया गया है। और अगर किसी चीज के ऊपर से निकल रहे हैं, आउटसाइड से ओरिजिन हो रहा है, तो लिखा हुआ है साफ साफ, दीज आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन एंड दे आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर। और उससे मैं आपको परिचित करवा ही चुका हूं। मैंने बोला एक सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, चैन हो सकती है कॉनिडिया की। तो जब चैन मिलेगी तो बॉटम में मिलने वाला यंगेस्ट कॉनिडिया होगा, और जो अपर मोस्ट होगा वो मैच्योर कॉनिडियम होगा। एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, पहले से आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एस्परजिलस नाइजर और पेनिसिलियम नोटेटम यहाँ लिखा हुआ है। तो बहुत हैं सफिशिएंट एग्जाम्पल। पेनिसिलियम नोटेटम को पिंक मोल्ड या गुलाबी फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है। एस्परजिलस नाइजर से कमर्शियल जो है, या अगर लेवल पे हम कहें तो सिट्रिक एसिड मिलता है। तो नींबू से तो सिट्रिक एसिड बनाने में बहुत पैसा लग जाएगा, लेकिन एस्परजिलस नाइजर से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के बहुत सारा सिट्रिक एसिड जो है हम ऑक्यूपेशनल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सभी आप सभी को पता है। सेप्टेट फंजाई हैं, सेप्टेट फंजाई हैं जिनमें सेक फंजाई के ये दोनों एग्जाम्पल हैं। सेक फंजाई वही एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। तो आप जैसे सीन कर लें, आपको दोनों डायग्राम, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम और जो हमारा एस्परजिलस नाइजर है, दोनों ही आपको सीन हो रहे हैं। और
पहले हम पेनिसिलियम नोटेटम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देख लीजिए आप, ये हमारा पेनिसिलियम नोटेटम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है आपको अच्छे से। तो हाँ जी, अब ये पूरा माइसिलियम यहां से यहां तक का ये पूरा माइसिलियम है, इसको एरियल माइसिलियम बोले, जिसके ऊपर एक कोनिडिया लगे हुए हैं। इस पूरे को कहा जाता है कोनिडियोफोर। हाँ जी, अब ऊपर से नीचे तक पूरे ही कोनिडियोफोर है। एरियल जो माइसिलियम है या एरियल जो हाइफी है उसे ही कहा जाता है कोनिडियोफोर। और ये लगे हुए हैं कोनिडिया। तो मैंने कहा जैसे सिंगल हो सकता है, ये सिंगल आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे, और मोर देन जो है वन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ बात करें तो जो बॉटम में है वो यंग कोनिडियम है, और जो टॉप है या अपर मोस्ट है उसे मैच्योर कोनिडियम कहा जाता है। हाँ जी, धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है, ऊपर की तरफ ये मूव करता जाता है। अब अगर नया कोई कोनिडियम निकलेगा तो उसका प्लेस, जो यंग कोनिडियम है उसका प्लेस कोई दूसरा ले लेगा यहीं से। अब जिस फिंगर लाइक या मैं कहूँ फनल लाइक स्ट्रक्चर पे से एक बॉटल जैसी आपको दिखाई दे रही है, या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसपे कोनिडियम निकल रहे हैं, उनको संज्ञा दी गई है स्ट्रिग्मा की। इनको फाइलाइट्स भी कहा जाता है। कुछ इस तरह से मान लें आप, ये मान लें ये फनल है, ये फनल है, इस पे से कोनिडियम निकल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही फाइलाइट, उसके नीचे एक और फाइलाइट देखने को मिलता है। अगर इस तरह का आपको पोर्शन देखने को मिलता है तो फाइलाइट को फिर से टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, प्राइमरी स्ट्रिग्मेटा या प्राइमरी स्टिग्मा, सेकेंडरी स्टिग्मा। कई बार और भी डीप अगर हम जाएं तो जैसे आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ये 1 2, ये फाइलाइट्स, एक फाइलाइट ये है, एक फाइलाइट ये है। जब दो फाइलाइट एक साथ निकलेंगे, और जिस चीज से निकलते हैं आप जैसे सीन कर लें अच्छे से, ये मान लिया जाए कि ये दो फाइलाइट्स हैं। ये दो फाइलाइट्स मान लिया आपने, जिस फ्रैगमेंट से या जिस फंगल हाइफी के सेगमेंट से निकलते हैं उसे मैट्यूला कहा जाता है। मैं फिर से अपनी बातें रिपीट करता हूं। ये मान लिया जाए, वो बॉल बहुत काम की है, तो ये मान लीजिए ये कोनिडियम है। ये कोनिडियम जो है इस फाइलाइट के ऊपर या स्ट्रिग्मा के ऊपर रखा हुआ है। जनरली एक फाइलाइट देखने को मिलता है, कई बार जो है एक से ज्यादा फाइलाइट भी देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से। अब इस दौरान इनको नाम दिया जाता है प्राइमरी फाइलाइट्स और सेकेंडरी फाइलाइट। बट अगर ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट हों, ये दो फाइलाइट्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट हों और एक ही सेगमेंट या एक ही फ्रेगमेंट से निकलते हुए दिखाई दें, तो इस फ्रेगमेंट को कहा जाएगा मैट्यूला। हाँ जी, अब इनको आप मैट्यूला मान लें। ये दो मैट्यूला, दोनों मैट्यूला को एक साथ मिला के हम कह सकते हैं मैट्यूली। एक से ज्यादा हो सकती है मैट्यूली, तो और भी हो सकती है। अब ये मैट्यूला जिस फ्रेगमेंट से निकलते हैं उन्हें रेमुला कहा जाता है। फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ये मैट्यूली है, मैट्यूली जिस फ्रेगमेंट से निकलेगा उसे कहा जाता है रेमुला। अब और डीप जाते हैं हम। हाँ जी, अगर फंजाई की आप अच्छे से स्टडी करेंगे, हाइफी की जी सब ब्रांचेस निकलती रहती हैं उनमें से, तो उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब इनको रेमुला मान ले, सिंगल रेमुला, ये रेमुला। अब बहुत सारे रेमी कहलाते हैं। ये रेमी जिस सेगमेंट से निकलती हैं उस सेगमेंट को स्टाइप कहा जाता है। तो आपको इस डायग्राम के अंदर इतनी सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही, बट आप डीप अगर स्टडी करेंगे, हाँ जी, हायर क्लासेस में अगर जाएंगे और लीग से या सिलेबस से हटके अगर कोई बुक पढ़ेंगे अच्छी सी, तो आपको वहां इन सभी टर्म्स की नॉलेज हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले स्टाइप्स में से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको रेमी कहा जाता है, सिंगल को रेमुला कहा जाता है, और एक रेमुला पे जो मौजूद हैं जिस सेगमेंट्स पे, उस सेगमेंट को हम कह रहे हैं वही रेमुला। रेमुला पे से जो अदर ब्रांचेस निकलेंगी उन अदर ब्रांचेस को नाम दिया गया मैट्यूली। अब हम सिंगल को मान लें मैट्यूला। अब इस मैट्यूला पे से जो सब ब्रांचेस निकलेंगी उन्हें फिर से कहा जाएगा फाइलाइट्स। जो है फाइलाइट्स को
अगर मैंने कहा एक से ज्यादा हो सकती हैं फाइलाइट्स, तो उनको फिर से कैटेगराइज कर दिया जाता है मोर देन 2 में। जैसे मान लिया जाए ये है एक ये है, तो एक प्राइमरी फाइलाइट्स हो सकता है, एक सेकेंडरी फाइलाइट्स हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब उनके ऊपर कॉनिडियम रखे हुए मिलेंगे। तो इतना बड़ा जो ऊपर से नीचे तक मैंने बताया, ये कॉलम जो था एरियल हाइपी, उस पूरे को ही कहा जाता है, हाँ जी, उस पूरे को ही कॉन्डियोफोर कहा जाता है। तो यहाँ जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने इस एरियल हाइपी को क्लियर कर दिया। जनरली यहाँ इतना लिखा नहीं हुआ है, यहाँ बस इतना सा लिखा हुआ है फाइलाइट्स थे। ये जो बॉटल या फनल शेप जैसे हैं, इन्हें फाइलाइट्स या स्ट्रिग्मा कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ये एक के ऊपर एक हो सकते हैं, इन्हें प्राइमरी फाइलाइट और सेकेंडरी फाइलाइट कहा जाता है। अगर एक से ज्यादा फाइलाइट देखने को मिलेंगे और जिस सेगमेंट पे है ये, जिस फ्रेगमेंट पे मौजूद है, उसे मैक्ट्यूली कहा जाता है। अब एक से ज्यादा मैक्ट्यूली जिस सेगमेंट पे रखी हुई देखने को मिलेंगी, उन्हें रेमुला कहा जाता है, और रेमुला इस टाइप के ऊपर देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है सेप्टेट फंगल हाइफी, यही एरियल फंगल हाइफी है। अब नीचे जाके फंगल हाइफी जो है अंडरग्राउंड पोर्शन में वेब बना लेती है, जिसे माइसीलियम कहा जाता है। हमारा जो मेन चीज था वो था कॉनिडियम, जिससे मैं आपको परिचित करवा चुका हूं। अब पेनिसिलियम नोटेटम से कुछ डिपर है ये, हाँ जी, एस्परजिलस नाइजर। तो आप एक बार अच्छे से सीन कर लें एस्परजिलस नाइजर को भी। मुझे लगता है अच्छे से दिखाई दे रहा है। वही चीज नीचे सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो वही फंगल हाइफी है। यहाँ फंगल हाइफी की जो एक सेल है जिसपे ये कॉनिडियोफोर सिंगल ही है, कॉनिडियोफोर यहाँ एक से ज्यादा नहीं है। इस कॉनिडियोफोर के नीचे जो बेसल सेल है उसे फुट सेल कहा गया है। और कॉनिडियोफोर का अगर अपर मोस्ट पोर्शन देखेंगे आप, तो वो बल्ब जैसा है, फूला हुआ है, जिसे वेसिकल टर्म नाम दिया गया है। ये वेसिकल थी, ये उसका जो स्टॉक है, इसे फुट सेल का इसे कहा गया है कॉनिडियोफोर। तो इसी के ऊपर है बहुत सारे कॉनिडियम, इसीलिए इसे कॉनिडियोफोर कहा जा रहा है। बट डायरेक्ट कॉनिडियोफोर के ऊपर आपको ये कॉनिडिया देखने को नहीं मिलेंगे। अभी इस वेसिकल के ऊपर फिर से वही चीजें आ गई हैं, वही मैक्ट्यूला कहा गया है। मैक्ट्यूला के ऊपर जो बॉटल जैसी आपको दिखाई दे रही हैं, या फनल शेप स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें वही फाइलाइट्स या स्ट्रिग्मा कहा जाता है। अब मैंने कहा जैसे एक से ज्यादा, अब जैसे ये मान लिया जाए एक फाइलाइट ये है, अब इसके ऊपर एक और फाइलाइट हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक बॉटल शेप जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो एक बॉटल शेप ये है, इसके ऊपर एक और बॉटल शेप स्ट्रक्चर हो सकता है। तो फिर उन्हें टर्म दे दिया जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी फाइलाइट्स। तो उनके ऊपर आपको कॉनिडिया की चेन दिखाई दे रही है, सेम जो है वही यंगेस्ट जो कॉनिडियम है वो सबसे बॉटम में है, और जो मैच्योर कॉनिडियम है वो अपर मोस्ट पोजीशन पे मौजूद है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी और बिल्कुल मैच्योर हो चुका होगा कॉनिडियम, वो डिटैच होगा इससे और न्यू फंगल आईपी बनाने में हेल्प करेगा। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया है। चैन ऑफ कॉनिडिया क्या थी ये आपको दिखाई दे रही है। सिंगल कॉनिडियम हो सकते हैं और एक से ज्यादा कॉनिडिया हो सकते हैं, जिन्हें कॉनिडियल चैन कहते हैं, चैन ऑफ कॉनिडिया कहते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सकता था उतना क्लियर कर दिया है। सेपरेट फंगल हाइफी होती है, वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ सेप्टा है। हर एक जो है सेल या हर एक सेगमेंट के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। इसका मतलब हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो मल्टी सेलुलर फंजाई। तो हम आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट पोर्शन की या नेक्स्ट पॉइंट की। तो हम जिनकी चर्चा कर रहे थे वो हैं अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स में हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए, जिसमें हमने फर्स्ट जो पढ़ा वो आपका इस हाँ जी स्पोरेंजियो स्पोर्स पढ़ लिया आपने। आपने क्लेमाइडोस्पोर्स पढ़ लिया, आपने कॉनिडियोस्पोर्स पढ़ लिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट जो आप टॉपिक जो आपने स्टडी किया वो है आपका क्लेमाइडोस्पोर्स। उसके बाद सेकंड जो स्टडी किया वो है स्पोरेंजियोस्पोर्स, और जो अभी जस्ट स्टडी किया है वो है कॉनिडिया और कॉनिडियोस्पोर्स। हम लास्ट टॉपिक की स्टडी करते हैं यहाँ ओइडियोस्पोर्स। जनरली ओइडियोस्पोर्स आपको फंगल माइसीलियम पे देखने को मिलेंगे या बैक्टीरियल फिलामेंट्स पे देखने को मिलेंगे।
अभी तक जितने भी स्पोर बन रहे थे वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी विदस्टैंड करते हैं या उन पर बने रहते हैं, बट यहाँ कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पतली थिन सेल वॉल यहाँ देखने को मिलती है ऑइडियो स्पोर्स पर। क्या है ऑइडियो स्पोर्स? ये जनरली बर्ड के जैसे ही बनते हैं, बट हाँ जी बर्ड के जैसे ही बनेंगे, बट इनमें हल्का सा डिफरेंस है। ये टूट कर बनते हैं, हाँ जी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में टूट कर बनते हैं, और जो अपर मोस्ट जो पोर्शन है बैक्टीरियल फिलामेंट का या फंगल हाइफी का, वहां से ये सेप्टा पे से ही ये डिटैच होंगे या हटेंगे। इसलिए इनको इन असेक्सुअल स्पोर्स को आर्थ्रो स्पोर्स भी कहा जाता है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, तो यहाँ जॉइंट बनते हैं, हाँ जी तो यहाँ जॉइंट बनते हैं, जैसे आपको दिखाई देंगे डायग्राम। तो पहले एक बार आप रीड कर लें अच्छे से डेफिनेशन को। ऑइडियो स्पोर्स या ऑइडिया कहा जाता है, हाँ जी सिंगल को ऑइडियम कह दें, बहुत सारे ऑइडियो स्पोर्स या ऑइडिया हैं। इन सम बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड असेक्सुअल स्पोर्स, जैसे मैंने कहा कि जॉइंट बनता है इन स्पोर्स के अंदर, बैक्टीरियल फिलामेंट पे जॉइंट बनते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, इसीलिए इन्हें आर्थ्रोस्पोर्स भी कह सकते हैं। तो एक अच्छा सा टर्म और मिल गया है आर्थ्रोस्पोर्स। तो इन सम बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड असेक्सुअल स्पोर, दैट मीन आर्थ्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल फिलामेंट और फंगल हाइफी। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनमें जो सेल वॉल है वो थिन वॉल है, तो थिन सेल वॉल मिलेगी एंड कैन नॉट सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ फेवरेबल कंडीशन होनी ही चाहिए, जैसे मैंने कहा अभी ये विदस्टैंड नहीं कर सकते एडवर्स कंडीशन में। और एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया की क्लास है, उसके यहाँ मेंबर दिए हुए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ नाम से आप परिचित हों पहले से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीज है, हाँ जी एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ जी अब ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसीज की स्पीसीज है स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रीसियस से एक एंटीबायोटिक मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। कोई पूछे सबसे पहले बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कौन सा ऑब्टेन किया गया था? हाँ जी अगर हम वैसे बात करें तो फंगल जो एंटीबायोटिक है उससे आप सभी परिचित हैं, वो है पेनिसिलिन। और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928-1929 में पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला था। जो डिस्कवरी हुई है एंटीबायोटिक की वो करने वाले सबसे पहले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बट अगर हम बात करें बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, तो सबसे पहला जो डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है वॉक्समैन। वॉक्समैन ने 1944 में एक बैक्टीरियल एंटीबायोटिक निकाला जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन, और जो सोर्स है वो शायद आप सभी बखूबी समझ गए हैं, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस की और भी स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। जो इरिथ्रियस स्पीसीज है इससे इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक मिलता है। और भी हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, हाँ जी वेनेजुएला कंट्री है उसी के नाम पे बनाया गया है, स्पेल चेंज है बट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, इससे भी जो एंटीबायोटिक मिलता है नाम है क्लोरोमाइसिटिन कह सकते हैं हम, क्लोरमपिनिकॉल कह सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, हाँ जी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। सबसे पहले बैक्टीरियल एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करने वाले हैं सर वॉक्समैन, जिन्होंने 1944 में डिस्कवर किया है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से। क्लोरमपिनिकॉल जिसे क्लोरोमाइसिटिन भी कहा जाता है वो मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से। तो मुझे लगता है बैक्टीरिया के तीनों जो हैं आपको एग्जांपल लर्न हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ एक फंजाई का एग्जांपल लिखा हुआ है, वो है बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है जिससे आप सभी परिचित हैं, जिसे मशरूम कहा जाता है। हाँ जी खाने के काम आता है मशरूम। अगैरिकस की स्पीसीज है अगैरिकस बाइस्पोरस। और भी स्पीसीज हैं अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, तो ईडेबल हैं, खाने वाली हैं, तो आप ईडेबल हैं खा सकते हैं, मशरूम है। तो एगैरिकस बाइस्पोरस। हो सकता है कुछ को अभी तक इन टर्म्स से
कुछ बच्चे अभी तक अवगत नहीं थे, तो मुझे लगता है अब अच्छे से समझ आ गया। अगैरिकस बायोस्पोरस और अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस मशरूम है। तो ऑल ऑफ दीज आर मेंबर्स आर बेसिडियोमाइसिटीज, ऑल ऑफ दीज आर मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। जो मैंने 2 एग्जांपल बोले, एगैरिकस बायोस्पोरस, एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, दोनों ही बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल हैं। जैसे कि आपको सीन हो रहा है अच्छे से डायग्राम, हाँ जी, बैक्टीरिया बनाया हुआ है, बैक्टीरियल फिलामेंट है। तो आप सभी को पता है प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वहां जेनेटिक जो मैटर है वो पूरा का पूरा जो है डिस्पर्स रहता है इस साइटोप्लाज्म में, इस प्रोटोप्लाज्म में। ऊपर पे या अपर टिप पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये थिन वॉल जो हैं, इनको ही आर्थ्रोस्पोर या ओइडिया, जिनको ओइडियोस्पोर्स भी कहा जाता है, सिंगल को ओइडियम कह सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है सिंगुलर ओइडियम, प्लूरल वर्ड है ओइडिया और ओइडियोस्पोर्स। तो हाँ जी, टिप पे बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्रैगमेंट जो है उसकी फॉर्म में टूटते हैं, इससे डिटैच होंगे। फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएंगी ये न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने में जो है सक्षम है, या मैं कहूँ कि ये बनते ही फेवरेबल कंडीशन में है। हाँ जी, क्योंकि ये विदस्टैंड नहीं कर पाते अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि इनमें थिन सेल वॉल देखने को मिलती है। तो लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस थ्रू ओइडियोस्पोर्स। तो मुझे लगता है बखूबी आपको जितने भी टर्म मैंने बताए उन सभी का अभिज्ञान हो चुका है। हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्टेप हम और आज यहां करने वाले हैं, वो है फ्रेगमेंटेशन। छोटा सा पॉइंट है, इजीली आपको लर्न हो जाएगा, आप देख लें। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता लगता है फ्रेगमेंटेशन की फ्रेगमेंट्स में टूटना। जो पेरेंट बॉडी है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस तरह का रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वहां जो नेचुरल कॉज है, नेचुरल कॉज का मतलब विंड हो सकती है, ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा, फ्लो करता हुआ जो है वाटर करंट हो सकता है, या कोई भी मैकेनिकल अदर डैमेज हो सकते हैं। जो प्लांट पेरेंट प्लांट है वो डैमेज हो सकता है अदर कॉज से। ये नेचुरल कॉज की वजह से फ्रेगमेंटेशन जनरली देखने को मिलता है। और इसी चीज में ये फ्यूजन से थोड़ा अलग है। फ्यूजन नेचुरल कंडीशन में देखने को मिलता है, हाँ जी, उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करता है। फ्यूजन के थ्रू जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। और इनका कॉज जो है टूटने का वो माइटोसिस और अमाइटोसिस था, जबकि यहां मैंने कहा नेचुरल कॉज है। कोई भी हाँ जी, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है टूटने का कॉज। ये मैंने कहा बहती हुई हवा हो सकती है, या बहता हुआ पानी हो सकता है, या कोई भी अदर मैकेनिकल रीजन हो सकता है। तो लिखा हुआ है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना आप सभी को पता है कि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं। और जबकि अमोइबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये जितने भी थे ये यूनिसेलुलर या असेलुलर ऑर्गेनिज्म इनको हम कहें तो ज्यादा उचित रहेगा, जबकि ये जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ जो पूरी पेरेंट बॉडी है या एनिमल है या मैं कहूँ कोई ऑर्गेनिज्म है, ज्यादातर ये आपको प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो प्लांट्स के एग्जांपल आपको यहाँ सीन हो जाएंगे, अभी देखते हैं। तो इनटू फ्रेगमेंट्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इन्हीं में आपको अगर फंगल हाइफी है तो वो अदर ब्रांचेस बना लेती है अपनी अदर फंगल हाइफी की। हाँ, अगर मान लिया जाए कि कोई एल्गी है तो एल्गी अपनी ब्रांचेस बना लेगी। अगर हम कहें ब्रायोफाइट्स हैं तो ब्रायोफाइट्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स देखने को मिलती हैं। वो एडवेंटिशियस बर्ड ग्रो करती हैं और ग्रोन अप होके न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स, जितने भी फ्रेगमेंट्स बने वो सभी फ्रेगमेंट्स डेवलप्ड इनटू मैच्योर एंड फुल ग्रोन इंडिविजुअल। हाँ जी, ये फ्रेगमेंट्स जो है फिर से डेवलप होंगे और मैच्योर होके, फुल ग्रोन होके, बड़े होके वो अपने ही पेरेंट के जैसे हो जाएंगे। दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल रिजेम्बलेंस रखेंगे, सिमिलर बनेंगे, अपने पेरेंट के जैसे बनेंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों में। तो द प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस इज रेफर्ड एज फ्रेगमेंटेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
in which parent body or an offspring is split out into many fragments due to natural causes. Each of these fragments develop into mature and grown up into individual, and these individuals are identical to their parent in phenotype and genotype. तो मुझे लगता है बखूबी समझ आ गया है। इनके जो एग्जांपल्स आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, जैसे ये बनाया हुआ, ये गूगल से लिया हुआ है डायग्राम, मार्केंशिया का है। तो इसके अलावा मार्केंशिया के अलावा आप पहले सभी एग्जांपल्स एक बार सुन लें अच्छे से। हाँ जी, क्लोरोफाइसी एल्गी है जिसके यहाँ 2 एग्जांपल्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक है कारा न्यूडा, एक है क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक है कारा न्यूडा, हाँ जी कारा, और एक है हाँ जी क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा। तो कारा हो गया और क्लैडोफोरा हो गया, दोनों अच्छे से लर्न कर लें। इनके अलावा अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो हिपेटेसी या लीवरवर्ट जिनको कहा जाता है, उनके मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए। तो मुझे लगता है समझ आ गए हैं दोनों एग्जाम्पल। एक तो है मार्केंशिया पॉलीमोर्फा और एक है रिक्सिया। हाँ जी, रिक्सिया की यहाँ ग्लूका स्पीसीज मैंने मेंशन की हुई है, एक बार आप सीन कर लें अच्छे से। जैसे मुझे लगता है दिखाई दे रहा है, कारा न्यूडा क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा, ऑल ऑफ दीज आर मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, दैट मीन एल्गी। और मार्केंशिया पॉलीमोर्फा, मार्केंशिया के अदर स्पीसीज लिख सकते हैं, मार्केंशिया पिन्नेटा, रिक्सिया ग्लूका के अलावा आप लिख सकते हैं रिक्सिया फ्लूटेंस। तो ऑल ऑफ दीज आर मेंबर ऑफ हिपेटेसी। हाँ जी, मोसेस की 3 क्लासेस आप स्टडी करते हैं, सीबीएसई में ओनली 2 क्लासेस हैं, एक है लीवरवर्ट और एक है मोसेस। इनके अलावा अगर हम बात करें तो हायर क्लासेस में आप जब जाएंगे तो 3 क्लासेस की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है लीवरवर्ट जिसे हम हिपेटेसी या हिपैटिकोप्सिडा कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है वो है हॉर्नवर्ट जिन्हें हम एंथोसिरोटी कहते हैं या एंथोसिरोटोप्सिडा। इसके अलावा ब्राइडी, मसाए या मोसेस जिनको कहते हैं, हाँ जी ब्राइडी कह दे, मसाए कह दें, ये आपको 3 क्लासेस पढ़ने को मिलेंगी हायर क्लासेस में। इनके अलावा यहाँ वही सेम मेंबर जो हैं फंजाई के यहाँ लिखे हुए हैं, राइजोपस स्टोलोनिफर और म्यूकर म्यूसिडा, उनसे आप पहले से परिचित हैं। एक ब्रैड मोल्ड है, एक पिन मोल्ड और ब्लैक मोल्ड है, हाँ जी, और वो दोनों ही मेंबर हैं फाइकोमाइसिटीज के। तो आप डायग्राम को एक बार सीन कर ले। वैसे तो बहुत इजी सा है प्रोसेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मार्केंशिया पॉलीमोर्फा है। तो यहां से ब्रेक डाउन हुआ, मान लिया जाए कि यहां से ब्रेक डाउन हुआ, यहां से ब्रेक डाउन हुआ, कहीं से भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये फ्रैगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट है, सभी फ्रैगमेंट्स हैं। पूरी पेरेंट बॉडी थी, स्प्लिट होने लग रही है, टूटने लग रही है और बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मार्केंशिया में एडवेंटिशियस बर्ड देखने को मिलेंगे आपको, ये आप गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रही है, ये बहुत क्लियर दिखाई दे रही है जैसे यहाँ। तो ये एडवेंटिशियस बर्ड से जो है न्यू जो है ब्रांचेस बनाने में सक्षम है। यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से स्प्लिट होता है और स्प्लिट होके जो है ये एडवेंटिशियस बर्ड से जो है न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकता है। बीच में आप गौर से देखेंगे तो जो पूरा लीफी स्ट्रक्चर है, लीवर जैसा स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से लीवर जैसा दिखाई देने की वजह से इनको लीवर वर्ट भी कहा जाता है। तो उनमें मिडरिब है, अच्छे से आप देखेंगे तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है जहां से एडवेंटिशियस बर्ड निकल रही है वहां लगभग लीनिंग सी बनी हुई है, जिसे मिडरिब कहते हैं। तो हाँ जी, लगभग आपको लीफ के अंदर मिडरिब अच्छे से दिखाई देती है, बट ये लीफ नहीं है। हाँ जी, ये थैलस बॉडी है जो लीफ, स्टेम और रूट में डिवाइड नहीं है, बट इसमें लीफ जैसी चीज है जिसे हम ये लैमिना कहते हैं। जो लैमिना है उसी की ही मिडरिब है। इसके अलावा इनमें रूट जैसी चीजें हैं जो नीचे से निकलती हैं और उनको प्रोटेक्ट करने वाले स्केल्स हैं जिन्हें राइजोइड कहा जाता है। बट यहाँ कुछ एक अलग ही आपको यूनिट देखने को मिल रही है। ये आप 11th में स्टडी करके आ जाते हैं। ये कुछ इस तरह से रखा हुआ थैलस है। अगर ये इस तरह से रखा हुआ होता, हाँ जी, अगर ये वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ होता तो हॉरिजॉन्टल, अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ होता तो आपको बखूबी ये कप शेप नजर आते हैं। तो आप सभी को पता है कि गैमा कप है, गैमा कप भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर गैमी मिलती है जो मैथ के
8 जैसी नजर आती है। लिखा हुआ है कप शेप असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, गैमा कप जो है कप शेप असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कंटेन 8 शेप गैमी, गैमी इनके अंदर मिलेंगी, 8 शेप होती है। तो आप 11th में 8 शेप स्ट्रक्चर जो है उसका स्टडी करके आते हैं। हम अपने 11th के जो वीडियोस हैं उनके अंदर इसको डालेंगे, तो आप सीन करते रहें। 8 शेप गैमी आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितना पोर्शन था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ मैं उसे कंप्लीट कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो वक्त आ गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कह रहे होंगे सर प्लीज अभी मत जाइए, तो स्माइल करते रहिए। हाँ जी, मेरे को भी फिर इमोशनल वाली फीलिंग्स आ जाती है, सैडी सैडी वाली। अब तो आ चुके हैं तो रोज मिलना जुलना होता रहेगा। तो अलविदा लेने से पहले please subscribe the channel and press the bell icon so you could get more and more educational videos of your interest. And if you have any doubt you can discuss in comment box. हाँ जी, जितना पॉसिबल हो सकेगा कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का जो है जवाब दे दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो आज मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।